हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं टॉप प्रीवियस ईयर के सवाल जो कि पूछे गए हैं स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च वाले पोर्शन से हमारे यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट एग्जामिनेशन में। तो ये सेशन आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और इस सेशन के पहले 50 जो क्वेश्चंस है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस आपके साथ हमारे जो नेक्स्ट फैकल्टी है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए फटाफट से अपने आज के सेशन को शुरू करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स या मैनेजमेंट के लिए तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज है जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको हमारी ऐप वेबसाइट पे मिल जाएगी या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर और मेल एड्रेस दिया हुआ है। तो पहला सवाल माय डियर फ्रेंड स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। पहला सवाल है द मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज टू बी यूज्ड टू कंप्यूट द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज। अगर आपने एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन निकालना है तो आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज क्या होने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जो पॉपुलेशन है ना वो क्यूमुलेटिव रेट से ग्रो करती है और इसके लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज हमारे पास है वो ना तो अर्थमेटिक मीन है, ना मीडियन है, ना हार्मोनिक मीन है। हमारे लिए ज्योमेट्रिक मीन जो है, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरह हमारी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करती है और इसीलिए बेटर है कि ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल यहां पे किया जाए और इसीलिए आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल हमारे पास है जी। स्टेटमेंट वन है द अर्थमेटिक मीन इज एन ऑल पर्पस एवरेज, मीडियन एंड मोड आर कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। ये स्टेटमेंट टू है हमारे पास और हमें बताना है जी विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स इज ट्रू। देखिए अगर अर्थमेटिक मीन की बात करूं तो ये आपकी ऑल पर्पस एवरेज है, आपके काफी सारे पर्पसेस जो है ये सॉल्व कर देती है। आपको एवरेज मार्क्स निकालने हैं, एवरेज रेनफॉल निकालना है, कुछ भी एवरेज निकालना है, आप इसका इस्तेमाल बहुत आसानी से हर जगह पे कर सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है। देखिए मीडियन और मोड जो है वो हमारी पोजिशनल एवरेज है। अगर मैं एवरेजेस की बात करूं ना तो आप सभी जानते हैं कि दो तरीके की होती हैं। एक तो है जी हमारी मैथमेटिकल एवरेज और दूसरी हमारी है ये पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज हमारी कौन सी है जी? इसके अंदर आते हैं हमारे मीन। मीन कौन से? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। पोजिशनल एवरेज के अंदर आते हैं हमारे मीडियन और मोड। मीडियन और मोड हमारे डाटा की वैल्यूज की जो पोजीशन है उसके हिसाब से निकाले जाते हैं और इसीलिए हमारी दूसरी स्टेटमेंट भी सही है और इसीलिए आंसर है जी ऑप्शन नंबर 1। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 आइटम्स इज 50 इफ ईच आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 5 देन न्यू अर्थमेटिक मीन वुड बी। तो कहा गया जी 10 आइटम्स है, उनका अर्थमेटिक मीन 50 है। आपने हमारे पास हर आइटम में 5 बढ़ा दिया। 10 आइटम्स थी, कोई भी आपके पास कोई भी आइटम हो सकती है, ए बी सी डी, कुछ भी आइटम हो सकती हैं। 10 आइटम थी, आपने हर एक में क्या बढ़ा दिया? 5 बढ़ा दिया। पहले इसका अर्थमेटिक मीन हमारे पास 50 था, अब अर्थमेटिक मीन का क्या होगा? उसके अंदर भी 5 ही बढ़ जाएगा। आपने सभी ने पढ़ा है कि आप अगर हर एक आइटम में कुछ बढ़ाएंगे, घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो अरिथमेटिक मीन में भी उतना ही बदलाव आ जाएगा और 5 बढ़ जाने से अरिथमेटिक मीन भी 50 से 55 हो जाएगा और इसलिए आंसर ऑप्शन 2 होगा। अगले सवाल पे चलते हैं जी। Which two of the following measures of central tendency are not capable of algebraic treatment? देखिए algebraic treatment का क्या मतलब है? algebraic treatment के अंदर मोटा मोटी मैं बात करूं तो क्या चीज आती है? इसका मतलब है कि हम उसका इस्तेमाल करके या फिर हमारे पास अगर दो तीन सीरीज के एवरेज गिवन है तो उनका इस्तेमाल करके क्या हम एक एवरेज निकाल सकते हैं? क्या हम कंबाइंड एवरेज निकाल सकते हैं क्या? अगर हाँ तो हम कहेंगे कि अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर हाँ तो हम कहेंगे अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ज्योमेट्रिक मीन कंबाइंड निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। मीडियन निकाल सकते हो? नहीं। अरिथमेटिक मीन हाँ निकाल सकते हो। मोड निकाल सकते हो? नहीं। हार्मोनिक मीन निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। तो बी और डी हमारे जो हैं उनकी फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। आप ना तो कंबाइंड मीडियन निकाल सकते हो, ना ही आप कंबाइंड मोड निकाल सकते हो। इन दोनों पे मार दो कांटा और इसीलिए हमारा जो आंसर है वो यहां पे है ऑप्शन नंबर 3 बी एंड डी। अगला सवाल हमारे पास है फॉर नॉमिनल डाटा द ओनली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट कैन बी अप्लाइड।
अगर आपका डाटा नॉमिनल है, नॉमिनल डाटा का मतलब आप समझते हैं, देखिए रिसर्च के अंदर आप इसके बारे में, डाटा के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ब्रीफली अगर मैं बात करूं, अगर आप डाटा ऐसा ही इकट्ठा कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं लोगों का जेंडर, मेल या फीमेल, आप पूछ रहे हैं उनका मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस पूछ रहे हैं, मैरिड या अनमैरिड, आप उनकी आईज का कलर पूछ रहे हैं, मतलब आप ऐसी कुछ 2-3 ऑप्शन उन्हें दे रहे हैं जिसमें से उन्हें चूज करना है, मेल चूज कर लो, फीमेल चूज कर लो, मैरिड अनमैरिड चूज कर लो, आप ऐसा कुछ चूज करने के लिए उन्हें यहाँ पे दे रहे हैं, और ऐसा डाटा आपके पास इकट्ठा होने वाला है। अल्टीमेटली डाटा इकट्ठा होगा तो आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा मैंने जो डाटा इकट्ठा किया उसके अंदर मेल जो है 35 है और फीमेल जो है उसके अंदर 65 है। तो इसका मोड आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं इसका मोड मेरे पास फीमेल है, क्योंकि फीमेल मेरे पास ज्यादा है, इसका मोड मेरे पास फीमेल है, तो इसका इस्तेमाल तो कहीं ना कहीं कर सकते हो। बट इसके अंदर क्या कहीं मीडियन, मीन, ये सब चीजें निकाल सकते हो? बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। इसके अंदर आप केवल मोड से ही आपको काम अपना चलाना पड़ेगा, और इसीलिए आंसर हमारा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मोड। अगर हमारा डाटा नॉमिनल की बजाय किसी और फॉर्म का होता तो हमें देखना पड़ता वहां पे और कौन कौन सी एवरेज हम निकाल सकते हैं। नॉमिनल के लिए तो केवल आपके पास मोड ही एक जरिया है एवरेज या फिर सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर निकालने का। अगला सवाल हमारे पास है, इफ अ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी कर्व्स इज ड्रॉन, द वैल्यू इज। अगर हम फ्रीक्वेंसी कर्व बनाए, एक्स और वाई एक्सिस हमारे पास है, लेस देन और मोर देन फ्रीक्वेंसी कर्व बनाए, आप सभी जानते हैं ना जी लेस देन, मोर देन और जाइव के बारे में, उसी की बात यहां पे कर रहे हैं। अगर लेस देन फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, लेस देन 0 की फ्रीक्वेंसी 10, 20, 30, 40 ऐसे इसकी फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे और ऐसा कुछ कर्व हमारे पास निकल कर आएगा। फिर उसके बाद मोर देन का कर्व बनाएंगे, मोर देन 0 में आपके सारे आ जाएंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे आपको ये काम होते जाएंगे। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, अगर हम उससे नीचे लेकर चले जाएं तो यहां पे जहां पे ये हमारी एक्स एक्सिस को टच करेगा वो हमारा क्या बनेगा, जहां पे ये परपेंडिकुलर हमारा जो है वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, ये पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स हमारा बनेगा मीडियन। और इसीलिए हमारा जो आंसर है यहां पे ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्रिकेटर ए स्कोर्स ऑन एन एवरेज 40 रन्स विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5। क्रिकेटर बी और सी के स्कोर भी हमें दे रखे हैं 75 एंड 90 विद स्टैंडर्ड डेविएशन 10 एंड 18। हमें इन प्लेयर्स को अरेंज करना है इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द कंसिस्टेंसी, जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है उसको सबसे ऊपर और जो सबसे कम है उसको सबसे नीचे। अब कंसिस्टेंसी अगर आपको बतानी है तो आपको इनकी कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालनी पड़ेगी। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपकी क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन पर यूनिट ऑफ मीन आपको निकालनी पड़ेगी। ऐसा करने से कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। ए का अगर हम निकालें तो ए का हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है 5 और ये है 40 इंटू 100, ये हमारे पास आया जी 12.5%। बी का अगर हम निकालें तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, बी का है 10 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 13.33%। ऐसे ही सी का अगर आप निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 18 बाय 90 इंटू 100, ये आएगा 20%। तो आप देखेंगे कि ए सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है, फिर बी, फिर सी, और इनकी जो सीक्वेंस बनेगी वो बनेगी ए बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर यहां पे बन जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स डिस्क्रिप्शन, इनमें से कौन सा गलत है। In a moderately asymmetrical distribution, the empirical relationship between mean, mode and median suggested by Carl Pearson is। तो empirical relation के ऊपर यहां पे सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आप सभी जानते हैं जी, mode is equal to 3 median minus 2 mean, ये हमारा empirical relation है। और इसे अलग अलग तरीके से और भी लिखा जा सकता है, जैसे यहां पे कैसे लिखा गया, यहां पे लिखा गया मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है जी, अगर आप मीन को उधर लेकर जाएंगे तो आपका यहाँ पे यही फॉर्मूला ही निकल कर आएगा और ये वाली बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपकी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये आपकी सीधा सीधा गलत है, क्योंकि एक रिलेटिव मेजर है डिस्पर्शन का, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। Measure of skewness indicates the direction and extent of skewness in the distribution of numerical values in the data set। तो skewness के बारे में यहां पे लिखा गया है कि अगर आप skewness कंप्यूट कर रहे हैं तो वहां पे ये हमें उसकी डायरेक्शन भी बताता है और उसकी एक्सटेंट भी बताता है। तो ये भी कुछ ना कुछ सही लग रही है स्टेटमेंट हमें। Kurtosis refers to the degree of flatness or peakedness in the region
चलिए, तो अगला सवाल हमारे पास है जी मैच द फॉलोइंग का। हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिए हैं और उन्हें मैच करना उनके फार्मूला से। तो सवाल बिल्कुल सीधा है जी। पहला फार्मूला हमें दिया है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि दिया है कार्ल पियर्सन ने। तो 1 आपका 3 से मैच होगा, ए 3 से मैच होगा। और सेकंड हमारा है जी क्वार्टाइल पे बेस्ड स्क्यूनेस का फार्मूला, जो कि बाउली ने दिया है, तो बी आपका 2 से मैच होगा। और थर्ड फार्मूला जो है परसेंटाइल पे बेस्ड, हमें केली ने दिया है और इसलिए आपका 1 से मैच हो जाएगा और इसलिए आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो पहली है जी स्क्यूनेस स्टडीज द फ्लैटनेस और पीकेडनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कर्टोसिस बताता है फ्लैटनेस और पीकेडनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अगली है जी पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज स्ट्रेच्ड मोर टू द राइट देन टू द लेफ्ट। तो आप अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, तो उसका मतलब है आपका कर्व कुछ ऐसा है यहाँ पे। और आप देख रहे हैं कि ये राइट में ज्यादा स्ट्रेच है और लेफ्ट में कम स्ट्रेच है, और इसलिए आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला जी ऑन द बेसिस ऑफ एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड एंड द मीडियन फॉर मॉडरेटली asymmetrical distribution, Carl Pearson's coefficient of skewness can be measured by 3 mean minus median divided by standard deviation. तो नॉर्मल फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का जो हमारा होता है वो होता है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। बट अगर आपका मोड जो है वो यहाँ पे इल डिफाइंड है, तो उस केस के अंदर आप क्या करते हैं, आप दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। मोड की जगह आप मीडियन ले आते हैं। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन का फॉर्मूला भी आप जानते होंगे, और इसीलिए ये वाला जो फॉर्मूला है वो भी बिल्कुल सही है। अगर आप मोड को मीन और मीडियन के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, 3 मीडियन माइनस 2 मीन की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, तो ये फॉर्मूला भी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही ही निकल कर आएगा। इफ मीन इज लेस देन मोड द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में आपका आप देखें तो मोड आपका यहाँ पे आएगा और मीन जो है वो आपका आगे कहीं आएगा, यानी कि मीन आपका ज्यादा होगा मोड से, ना कि कम होगा पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये आपकी गलत हो जाएगी। बी और सी आपके सही है और इसलिए आंसर ऑप्शन 2 बनेगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है जी विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। द सम ऑफ डिविएशंस फ्रॉम मीन ignoring algebraic signs is greater than the sum of deviations from median। तो यहाँ पे बोला गया अगर हम एब्सोल्यूट डेविएशन निकाल रहे हैं, एब्सोल्यूट डेविएशन निकाल रहे हैं, तो आप जानते हैं कि वो मीडियन से क्या आती हैं, सबसे लीस्ट आती है एब्सोल्यूट डेविएशन। तो यहाँ पे हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि मीन वाली जो है डेविएशन वो मीडियन से ज्यादा होंगी, तो बिल्कुल सही है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ये गलत है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज ऑफ ओरिजिन के तो इंडिपेंडेंट है बट चेंज ऑफ स्केल के नहीं है। In a symmetrical distribution, mean deviation is equal to 4/5 of standard deviation। देखो अगर आपकी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो फॉर्मूला क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर आपकी मीन डेविएशन जो है 4/5 ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही लिखी हुई है यहाँ पे। इन अ सिमेट्रिकल एंड वेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल डेविएशन इज 1/3 ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये वाली गलत है, क्योंकि 2/3 होती है, तो ये वाली आपकी गलत है। ए और सी आपके सही हैं और इसलिए आंसर ऑप्शन 2 बनेगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है जी। पहली स्टेटमेंट है इफ द वैल्यू ऑफ बीटा 2 ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द वैल्यू मोर देन 3 इट्स कर्व इज प्लेटिकर्टिक। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने आपके साथ डिस्कस किया अगर बीटा 2 की वैल्यू 0 है तो कर्व इज मेसोकर्टिक, अगर आपकी बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वो लेप्टोकर्टिक है, और अगर वो लेस देन 0 है तो वो आपका प्लेटिकर्टिक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है जी ग्रेटर देन 3 की, तो प्लेटी नहीं है, ये लेप्टो होगा और इसीलिए आपकी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है मॉडरेटली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, यानी कि मोटी मोटी सिमेट्रिकल ही आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ी सी मॉडरेटली ही असिमेट्रिक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.25 टाइम्स ऑफ द मीन डेविएशन। तो आप जानते हैं जी, क्या जानते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इस मीन डेविएशन को हम ऐसे और तरीके से कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं जी स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5/4 मीन डेविएशन। 5/4 का क्या मतलब है, 1.25 तो मतलब है इसका। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.25 टाइम्स ऑफ मीन डेविएशन, ये वाली आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और इसीलिए आपका आंसर जो बनेगा यहाँ पे वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है इफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर 0.8 एंड 0.2 देन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज। अगर आपके जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं वो यहाँ पे आपको दे रखे हैं जी 0.8 हैं और 0.2 हैं। अगर ऐसा दे रखा है और हमें कहा जाए जी आर निकालना है, कोरिलेशन निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका अंडर रूट कर देंगे। ये आ गया 0.64 का, ये आएगा किसका, 0.1
6 का अंडर रूट आएगा, यानी कि ये क्या बनेगा जी, ये बनेगा आपका 0.4, यानी कि आंसर क्या होगा जी आपका ऑप्शन नंबर डी। साइन कौन सा रहेगा हमारा, साइन वही रहेगा जो इन दोनों का साइन है, दोनों पॉजिटिव है, तो इसका भी साइन पॉजिटिव ही रहेगा। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे अगला सवाल है, इन अ लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स ए रेफर्स टू। तो हमारी लीनियर इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और हमें बताना है कि इस इक्वेशन में हमारे पास a क्या है। अब इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास जो y है, y हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि डिपेंडेंट है x पे। x हमारा क्या है जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y है डिपेंडेंट वेरिएबल, b हमारी है जी स्लोप, और a हमारा होता है इंटरसेप्ट। तो हमारे पास यहां पे a पूछा गया और इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है असर्शन रीजनिंग का सवाल है, इफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y इज ग्रेटर देन 1, यानी कि कहा जा रहा है जी बी एक्स वाई आपका जो है वो ग्रेटर देन 1 है, वो 1 से आपका बड़ा है। द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, जो आपका बी वाई एक्स होगा, मस्ट बी लेस देन 1। तो ये बात यहाँ पे लिख रखी है जी कि ये लेस देन 1 होगा, तो बिल्कुल सही लिखा है ये हमारे। जो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे सही लिखी है कि दो रिग्रेशन कोफिशिएंट का अगर आप ज्योमेट्रिक मीन करेंगे तो आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही निकल कर आएगा। तो दोनों बातें बिल्कुल सही लिखी हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट के बारे में, और इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि दोनों हमारी ट्रू हैं। चलिए, अगला सवाल हमारे पास है, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑन सेल्स ऑफ अ फर्म is given as 3y minus 5x plus 110 is equal to 0. If the sales of a firm is rupees 44,000, the profit will be. तो रिग्रेशन इक्वेशन दे रखी है of x on y। तो x on y की रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है जी, x on y की रिग्रेशन इक्वेशन आपकी क्या होगी, इसका मतलब है आपका x जो है y पे डिपेंड करता है, यानी कि x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x is equal to a plus by। तो इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो x को दूसरी तरफ ले आओ जी, बाकी सारा आपका एक तरफ ही रहे, 3y प्लस 110 एक तरफ ही रहे, दिस वुड बिकम x इज इक्वल टू 110 बाय 5 प्लस 3 बाय 5y, ये हमारा हो जाएगा। तो इसमें हमें बोला गया जी अगर सेल हमारी जो है 44,000 है, प्रॉफिट हमारा यहाँ पे कितना होने वाला है। तो अगर हमारी जो सेल है यानी कि y जो है उसकी वैल्यू हमें दे दी 44,000, हमें x की वैल्यू निकालनी है जी, x की वैल्यू हमारे पास क्या होने वाली है। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, जल्दी से यहाँ पे ट्राई करते हैं। 110 डिवाइडेड बाय 5, ये तो 22 ही हो गया। 3 बाय 5 इंटू 44,000, ये क्या बना जी, 3 बाय 5 इंटू 44,000। इसे अगर मैं सॉल्व करूं, 5 8 40, 5 8 40, दिस वुड बिकम 8800। 8800 इंटू 3 करना पड़ेगा हमें, 0 0 8 24, this would become 26,500, 400 plus 22, this would be 26422। ये आंसर हमारा यहाँ पे निकल कर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने इस इक्वेशन में बेसिकली जो हमारा हमें गिवन था y 44,000 है, उसे पुट किया और x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। चलिए, अगला सवाल हमारे पास है जी, इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीजेस एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीजेस इन एन एस्टिमेटिंग इक्वेशन, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल बी इन द रेंज। तो कहा गया जी कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे बढ़ रहा है वैसे ही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बढ़ रहा है। कहना ऐसे चाहिए कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर बढ़ रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर बढ़ रहा है तो साथ साथ वो आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल को भी बढ़ा रहा है। ऐसे मैं कह सकता हूं, इसे एग्जांपल से अगर लेके बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि अगर आपकी एडवर्टीजमेंट बढ़ रही है तो यहां पे आपकी सेल्स भी बढ़ रही है। तो इसका क्या मतलब है, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, क्या पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। सर अगर ऐसा यहां पे इनके बीच में रिलेशन है तो इसका मतलब है कि इनका जो कोरिलेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, 0 से 1 की रेंज में होगा, यानी कि ऑप्शन डी आंसर होगा। चलिए, अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, बोथ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैव सेम साइन। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अरिथमेटिक मीन ऑफ द रिग्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स इज ऑलवेज मोर देन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो ये भी आपने सीखा है जी कि अगर हम अपने जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है उनका अरिथमेटिक मीन करें तो ये हमारे
कोरिलेशन कोएफिशिएंट से ज्यादा होने वाला है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ द ओरिजिन एंड स्केल, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि रिग्रेशन कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन तो होते हैं बट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल नहीं होते, और इसलिए आपकी यहाँ पे गलत हो जाएगी। और डी स्टेटमेंट है जी कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द स्क्वायर रूट ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और ये भी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, और इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। चलिए तो अगला सवाल हमारे पास है, इफ अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन बिटवीन वेरिएबल्स x एंड y इज 36%। अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन क्या होता है जी आपका? अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है आपका 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपकी एक्सप्लेन्ड वेरिएशन को बताता है, अनएक्सप्लेन्ड क्या होगी? 1 माइनस कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी कि ये आपकी दी है जी 36% या फिर 0.36 ये हमें दी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होगा? कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बचेगा 0.64। आर की वैल्यू आपकी क्या निकल कर आएगी? आर की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 0.8, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, which one of the following is a false statement? The signs of the regression coefficients are always the same, तो ये बिल्कुल सही है। Correlation coefficient is the geometric mean of the two regression coefficient, तो ये भी बात यहाँ पे बिल्कुल सही लिखी है। The covariance between the two variables divided by the product of their standard deviation produces the value of the coefficient of correlation, तो आप सभी जानते हैं जी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के अंदर आप कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इसलिए ये भी आपके बिल्कुल ठीक है। अगली है जी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, ये आपकी गलत है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ओरिजिन और स्केल दोनों से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला सवाल हमारे पास है, द प्रोबेबल एरर ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कैलकुलेटेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूले। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दे रखी हैं, आप सभी जानते हैं जी प्रोबेबल एरर का क्या फॉर्मूला होता है? प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला होता है जी 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड एरर, और स्टैंडर्ड एरर हमारा होता है जी, क्या होता है स्टैंडर्ड एरर हमारे पास? 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एन, तो यानी कि हमारा आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर यहाँ पे होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, हमें दे रखी है जी कोवेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई की, और नंबर ऑफ पेयर्स भी दे रखे हैं, यानी कि हमें ये चीजें यहाँ पे गिवन है। हमें क्या निकालना है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो सिंपल सा फॉर्मूला है जी जो कि यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला है जी? फॉर्मूला हमारे पास है कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, तो ये आपका है -17.8, ये आपका है 6.6, और ये आपका है 4.2। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इसे सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि आपका जो आंसर निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है -0.642, माइनस में आंसर आएगा आपका -0.642, और इसीलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बनेगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, which of the following statements is false? When value of the correlation coefficient is 1, the two regression lines coincide. अगर आपका R 1 है तो दोनों लाइंस कोइंसाइड करते हैं, बिल्कुल ठीक है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड ऑफ स्केल, तो ये आपकी गलत है, क्योंकि रिग्रेशन कोएफिशिएंट चेंज ऑफ ओरिजिन के तो इंडिपेंडेंट होते हैं बट चेंज ऑफ स्केल के इंडिपेंडेंट नहीं होते। द साइन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर ऑलवेज द सेम, तो बिल्कुल सही कहा गया जी, आपके बी वाई एक्स बी एक्स वाई इन दोनों का जो साइन है हमेशा आपका सेम ही रहेगा। स्क्वायर ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी कि आर स्क्वायर जो है इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो ये सब बातें आपकी यहाँ पे लिख रखी हैं, और ये बातें तो बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकंड है वो गलत है, और इसलिए वो आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, अ स्टोर मैनेजर इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन percentage fat content and the price of the various dairy products. He finds that the coefficient of determination is 0.4624 and the estimated regression line is y is equal to 0.5 minus 0.02x. The coefficient of correlation would be, coefficient of correlation आपका क्या होता है जी? coefficient of determination का आपका सिंपली अंडर रूट होता है, 0.4624 का आपका ये अंडर रूट होने वाला है, यानी कि आपका आंसर क्या निकल कर आएगा? आपका आंसर निकल कर आएगा 0.68। अब यहाँ पे आपको देखना कि आपका साइन क्या होने वाला है इसका, तो यहाँ पे बोला गया जी, यहाँ पे आपका बोला गया जी रिलेशन है y इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.02x, तो ये माइनस का साइन क्या डिनोट करता है?
माइनस का साइन डिनोट करता है कि आपका जो b है उसके साथ नेगेटिव साइन है। तो अगर आपके b के साथ नेगेटिव साइन है, b yx है ये आपका, b yx के साथ अगर आपका नेगेटिव साइन है तो b xy के साथ भी नेगेटिव साइन होगा, और साथ ही साथ आपके कोरिलेशन का भी यहाँ पे नेगेटिव ही साइन होगा, और इसीलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हमारे पास है, इफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट b in y is equal to a plus bx is 0 then the regression line will। तो कहा गया जी आपका है y is equal to a plus bx, और यहाँ पे बोला गया जी आपका b 0 है, यानी कि ये आपका 0 है, तो ये क्या बना, y is equal to a बन गया ये तो सिंपली। तो यहाँ पे आपकी जो रिग्रेशन लाइन है, देखो रिग्रेशन लाइन आपकी क्या होगी, ये होता है आपका x, ये होता है आपका y, तो यहाँ पे क्या निकल कर आ गया, y is equal to a ही निकल कर आ गया, यानी कि आपकी रिग्रेशन लाइन कैसे बनने वाली है, ये आपकी रिग्रेशन लाइन यहाँ पे बनने वाली है, y एक्सिस की सारी वैल्यू जो है वो आपकी a के ही बराबर होने वाली है। तो आपका आंसर क्या होगा कि आपकी जो रिग्रेशन लाइन है वो आपकी x एक्सिस के पैरेलल है, आप ये दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल है, और इसीलिए आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला सवाल हमारे पास है, द स्पूरियस रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स रेफर्स टू। तो अगर आपके दो वेरिएबल्स के बीच में आपका स्पूरियस रिलेशनशिप है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जी रिलेशन हैपेंस ओनली ड्यू टू थर्ड वेरिएबल व्हिच इज कॉमन टू बोथ द वेरिएबल्स। तो आपका स्पूरियस रिलेशनशिप है, इसका मतलब है जी आपका नॉनसेंस कोरिलेशन है, या फिर जिसके अंदर कोई भी सेंस नहीं बन रही उन चीजों का कोरिलेशन आपका निकल कर आया है। जैसे आप अगर कहते हैं कि आपकी आइसक्रीम की सेल्स और आपका ड्राउनिंग रेट जो है उसमें आपका पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, बट यहाँ पे कोई थर्ड वेरिएबल है जो कि इन दोनों का इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो कि है समर। अगर आपकी समर ज्यादा होती है तो आप आइसक्रीम भी ज्यादा खाते हैं और स्विमिंग भी ज्यादा करने जाते हैं, और आपके डूबने के चांसेस भी यहाँ पे ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आइसक्रीम और ड्राउनिंग को आप देखते हैं तो इनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन जो है वो एक तीसरे वेरिएबल की वजह से है, और इनका जो रिलेशन कोरिलेशन निकल कर आया दैट इज स्पूरियस रिलेशन, दैट इज नॉनसेंस कोरिलेशन, और इसीलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। तो दे रखी हैं जी स्टेटमेंट्स हमें, कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल बट नॉट ऑफ ओरिजिन, ये आपकी गलत है क्योंकि दोनों का इंडिपेंडेंट है। कोरिलेशन डिनोट्स कोवेरिएबिलिटी बिटवीन द वेरिएबल्स, तो यहाँ पे कुछ जनरल सी बात लिख रखी है। रिग्रेशन इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये आपका गलत है क्योंकि रिग्रेशन रिलेटिव मेजर नहीं है, वो आपका एब्सोल्यूट मेजर है। रिग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, ये भी आपकी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो 2 और 4 आपकी सही होने वाली है, बाकी गलत है, यानी कि आंसर ऑप्शन डी है। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, मैच द फॉलोइंग का। दो लिस्ट हमें यहाँ पे दे रखी है और हमें इन्हें मैच करके बताना है। तो लिस्ट 1 में हमें कुछ चीजें दे रखी हैं और लिस्ट 2 में दे रखी हैं जी। लिस्ट 1 में बेसिकली फार्मूलाज हैं और लिस्ट 2 में उनका मीनिंग लिख रखा है। तो पहला अगर ये वाला फार्मूला हम देखते हैं तो बेसिकली आपका रिग्रेशन कॉफिशिएंट है ऑफ y ऑन x, ये आपका फार्मूला है by(x) का। फिर दिया है आपको ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला आपका किसका है जी, ये वाला फार्मूला आपका सीधा सीधा कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला है, तो ये आपका मैच होगा 4 से। इसके बाद आपकी ये टर्म लिखी है सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n, बेसिकली ये आपकी कोवेरिएंस है, तो ये आपका 1 से मैच होगा। और 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट n, ये आपका स्टैंडर्ड एरर है और ये आपका इससे मैच होगा, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। When both variables x and y are measured on an interval or ratio scale, Karl Pearson's coefficient of correlation is most appropriate। तो लिखा गया जी, अगर आप x और y को इंटरवल या रेशियो स्केल पे मेजर कर रहे हो तो कार्ल पियर्सन आपके लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो बिल्कुल सही लिख रखा है कि अगर आपका डाटा जो है क्वांटिटेटिव है तो आप कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसीलिए आंसर ऑप्शन ए बनेगा। आगे की ऑप्शन है जी, प्रोबेबल एरर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज स्टैंडर्ड डेविएशन pn। तो आपका जो प्रोबेबल एरर है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का वो आपका ये नहीं है, इसका फार्मूला आपका ये बिल्कुल भी नहीं है। इफ द साइंस ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x and x on y इज नेगेटिव, तो आपका कोरिलेशन भी जो है वो नेगेटिव साइन का होगा, ना कि पॉजिटिव, तो ये भी आपकी गलत है। If one of the regression coefficient is greater than 1, the other must be also be greater than 1, तो ये भी गलत है, अगर एक ज्यादा है तो दूसरे को एक से कम होना पड़ेगा। तो आंसर आपका केवल बचा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, which one of the following statements is correct? When both variables x and y are measured on an interval or ratio scale, Karl Pearson's coefficient of correlation is most appropriate। तो लिखा गया जी,
अगर आप x और y को इंटरवल या रेशियो स्केल पे मेजर कर रहे हो तो कार्ल पियर्सन आपके लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो बिल्कुल सही लिख रखा है कि अगर आपका डाटा जो है क्वांटिटेटिव है तो आप कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसीलिए आंसर ऑप्शन ए बनेगा। आगे की ऑप्शन है जी प्रोबेबल एरर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज स्टैंडर्ड डेविएशन pn। तो आपका जो प्रोबेबल एरर है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का वो आपका ये नहीं है, इसका फॉर्मूला आपका ये बिल्कुल भी नहीं है। If the signs of two regression coefficient y on x and x on y is negative, तो आपका correlation भी जो है वो नेगेटिव साइन का होगा ना कि पॉजिटिव, तो ये भी आपकी गलत है। If one of the regression coefficient is greater than 1, the other must be also be greater than 1, तो ये भी गलत है। अगर एक ज्यादा है तो दूसरे को एक से कम होना पड़ेगा। तो आंसर आपका केवल बचा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स अगला सवाल हमारे पास है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वैल्यू चूजन फ्रॉम अ पॉपुलेशन इज लेस दैन इट्स मीडियन। तो हमारी पॉपुलेशन है, हमने उसमें से वैल्यू चूज करी, हमें निकालना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी कि उसकी जो वैल्यू हमने चूज करी वो मीडियन से कम हो। तो हमारी पॉपुलेशन है, मतलब उसमें काफी सारी आपकी टर्म्स हैं, काफी सारी टर्म्स हो सकती हैं उस पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास, और हमें बताना है कि हमने जो वैल्यू चूज करी वो उसके मीडियन से कम हो। मीडियन हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमारा जो मिडल टर्म होता है, डेट इज द मीडियन। मिडल टर्म हमारा मीडियन होता है। हमें निकालने की प्रोबेबिलिटी कि हमने जो वैल्यू चूज की वो मिडल टर्म से कम चूज करी हो। अगर मिडल टर्म से कम चूज करने की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे दोनों बराबर बराबर वैल्यूज होने वाली हैं। मिडल टर्म हमारी यहाँ वाली वैल्यूज और इन वाली वैल्यूज के बीच में आ रही होगी। तो हमने टोटल में से इस वैल्यू में से कुछ चूज किया, टोटल में से इस वैल्यू में से कुछ चूज किया, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारी आधी वैल्यूज हैं। जो टोटल का अप्रोक्सीमेटली आधी वैल्यूज हैं हमारे पास, तो आधी वैल्यूज हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपकी, हो गई 50% या फिर 0.5। तो ऐसे लॉजिकली इस सवाल का आंसर हम निकाल सकते थे। थोड़ा सा सवाल टेढ़ा लग रहा है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर आप आसानी से मार्क ये कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में दो लिस्ट हमें गिवन है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, इन्हें मैच करके हमें बताना है। तो पहला लिस्ट में हमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स अकरिंग टुगेदर और इन सक्सेशन, मतलब दोनों इवेंट्स जो हैं एक साथ अक्कर कर रही हैं। तो बेसिकली यहां पे बात हो रही है आपकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी की, कि दोनों इवेंट जो हैं वो आपकी एक साथ यहां पे अक्कर कर रही हैं, तो दैट इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो इससे मैच हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग वन इवेंट गिवन दैट अनदर इवेंट हैज अकर्ड, तो यहां पे बोली जा रही है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज लिखी जा रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक इवेंट जब आपकी दूसरी इवेंट अक्कर कर चुकी है, दूसरी कंडीशन आपकी हो चुकी है, तो ये आपकी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका मैच होगा यहाँ पे 5 से। सी है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग अ सिंगल इवेंट, एक लौती इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ये आपकी हो गई जी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी रिवाइज्ड इन द लाइट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली और उसके बेसिस पे आपने प्रोबेबिलिटी रिवाइज करी। तो आपने एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपनी प्रोबेबिलिटी बाद में रिवाइज करी, यू हैव मेड सम एडिशन सम चेंजेस, तो दिस इज द पोस्ट, पोस्ट मतलब बाद में, दिस इज द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। तो इन्हें अगर हम मैच करें तो हमारा निकल कर आएगा कि ए 4 से मैच हो रहा है, बी आपका 5 से मैच हो रहा है, सी आपका 1 से मैच हो रहा है और डी आपका 2 से मैच हो रहा है, यानी कि आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। There are m number of favorable cases to event A and n are the non-favorable cases. Both are equally likely and mutually exclusive. The probability of occurring the event A is probability of A is equal to m upon m plus n. This formula corresponds to which of the following approaches to probability? तो अगर आप ध्यान से इसे देखें तो आपके ऊपर m जो है वो है लिखा हुआ है फेवरेबल केसेस, m और n को टोटल कर दिया तो ये बेसिकली आपके आ गए टोटल केसेस। तो यहां पे हमारी बात की जा रही है क्लासिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी की, इसे स्पेसिफिकली भी हमने इस अप्रोच में डिस्कस किया हुआ है और इसीलिए हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए यहां पर बनेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर जॉइंट प्रोबेबिलिटीज, जॉइंट प्रोबेबिलिटीज आपकी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए बाय बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इट होल्ड्स व्हेन, कब ये आपकी होल्ड करती है, आपकी इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, या फिर आइदर और, या फिर नन ऑफ दी अबव। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जब इस्तेमाल करते हैं ना तो इसका मतलब है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन द इवेंट बी हैज हैपेंड।
तो यहाँ पे इवेंट ए जो है वो बी पे डिपेंडेंट है, यानी कि आपकी जो इवेंट्स हैं दे आर स्टेटिस्टिकली डिपेंडेंट, और इसीलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू। तो कुछ सेंटेंसेस लिखे और हमसे पूछा जा रहा है कि ये इनमें से कौन से आपके सही हैं, ट्रू हैं। पहला कहा है द क्लासिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी रिक्वायर्स दैट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बी नोन और कैलकुलेटेड एंड दैट ईच ऑफ द आउटकम्स बी इक्वली लाइकली। तो बिल्कुल क्लासिकल अप्रोच जो है उसके अंदर हम ऐसे ही करते हैं, हम अपने पॉसिबल आउटकम्स जो है वो निकालते हैं, हमें पता होता है कि कितने पॉसिबल आउटकम्स हमारे होने वाले हैं, और ये सभी पॉसिबल आउटकम्स हमारे इक्वली लाइकली होते हैं। हम कॉइन टॉस करते हैं, हमें पता है दो पॉसिबल आउटकम है हेड या टेल, और दोनों का होने का चांस बराबर है, इक्वली लाइकली है हेड और टेल का आना। तो पहली तो सही हो गई। अगली है अ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये भी हम जानते हैं कि हमारी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी वो है जिसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगी। जैसे आपने डेक ऑफ कार्ड्स में से कार्ड ड्रॉ करना है, फोर नंबर आपने कार्ड ड्रॉ करना है यहाँ पे, तो इस पे और कोई कंडीशन नहीं लगी, तो ये आपकी अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फॉर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इवेंट्स, कहा जी पी ए बी सी, इन तीनों की जॉइंट प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसे हम लिखते तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए एंड बी। अब यहां पे हमें बोला गया कि हमारी जो इवेंट्स है ना वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो उस केस के अंदर हमारी जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आप सभी जानते हैं कि अगर हमारी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं उनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप सिंपली उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे हमें निकालना है कि हमने जो कॉइन है उसे टॉस किया, 3 बार टॉस किया और तीनों बार हमारा हेड आ जाए, इसकी हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, पहले की 1/2 हो जाएगी, दूसरे की भी 1/2 हो जाएगी, और तीसरी बार की भी 1/2 आ जाएगी, और तीनों में हेड आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 1/8 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो ये दूसरे नंबर पे प्रोबेबिलिटी आई, तीसरे नंबर पे प्रोबेबिलिटी आई, ये पहले वालों पे डिपेंडेंट नहीं है, ये सारी आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है अगर आपकी, तो यहां पे ये पहली वाली इवेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं होती, और इसीलिए आपको सिंपली इन्हें मल्टीप्लाई करना है, ए बी सी तीनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग आपको यहां पे मल्टीप्लाई कर देनी है, और इसीलिए ये आपकी गलत हो गई। अगर इंडिपेंडेंट की जगह यहां पे डिपेंडेंट इवेंट्स होता ना, तो ये स्टेटमेंट यहां पे आपकी बिल्कुल सही हो जाती, और ये आपका आंसर जो है उसके अंदर इंक्लूड हो जाती। अगले पे चलते हैं। अगली है टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, exhaustive and equally likely, the probability of event A or B or both event occurring PA or B is equal to PA plus PB। तो यहां पे कहा कि दो इवेंट्स हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो आपकी 0 हो जाएगी, यानी कि इनके बीच में कुछ आपका कॉमन नहीं होने वाला। ये आपकी A है तो ये आपकी बी है, कुछ कॉमन नहीं है इनके बीच में। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी क्या होगी, देखिए नॉर्मली आप प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। बट इस केस में तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, और इसीलिए केवल यही हमारा बचेगा। तो इसीलिए ये भी जो हमारी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाने वाली है, और हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है कि पहली सही है, दूसरी सही है, तीसरी गलत है, चौथी सही है, 1 2 एंड 4 सही है, और इसीलिए ऑप्शन सी हमारा आंसर यहां पे बनेगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। तो यहां पे हमारे पास पहली स्टेटमेंट है सैंपल स्पेस रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो पहली स्टेटमेंट में क्या रहा है कि सैंपल स्पेस के अंदर आपके सभी फेवरेबल आउटकम्स आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट के। तो जैसे माय डियर फ्रेंड्स आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने जो है डाइस को रोल किया, तो आपका सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, यही आ सकता है ना, डाइस को रोल करने पे यही नंबर्स आ सकते हैं। तो ये इसकी हमारी क्या हो गई, सैंपल स्पेस हो गई। तो इसके अंदर आपके सभी आउटकम्स आ गए। अगर आप कहें कि मुझे उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मेरे पास जो है ऑड नंबर आए, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, वो इवेंट आपके हो जाएगी 1 3 5, और हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स है।
सैंपल स्पेस में हमारे पास सभी आउटकम्स आ गए थे, टोटल आउटकम्स आ गए थे, ऑल आउटकम्स यहाँ पे हमारे पास आ गए थे। तो यहाँ पे फेवरेबल वर्ड का जो इस्तेमाल किया गया सैंपल स्पेस को डिफाइन करने में वो गलत किया गया और इसीलिए पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। अगली पढ़ते हैं। Collectively exhaustive events are those whose union is the sample space। तो exhaustive event आपकी कौन सी है जी? exhaustive event जो है वो आपके, अगर हम उन्हें जोड़ दें तो आपके सैंपल स्पेस के बराबर वो बन जाती हैं। जैसे आपने कॉइन टॉस किया, उसके अंदर एक इवेंट है हेड का होना और दूसरी इवेंट है टेल का होना, अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो आपकी पूरी सैंपल स्पेस बन जाएगी। तो ये आपका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है। All the outcomes of an experiment are known as the sample space। तो बिल्कुल सही है जी, टोटल आउटकम्स आपके सैंपल स्पेस के अंदर आते हैं। Two events are said to be independent if the happening of one does not affect the probability of happening of the other। तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट इवेंट आपके वही होंगे कि एक की हैपनिंग दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डालती। आपने कॉइन को 2 बार टॉस किया, पहली बार हेड या टेल आया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे दूसरी बार टॉस करने पे। तो ये भी हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Indicate the correct answer for the combination from the following regarding the conditions for the applicability of the binomial distribution। तो आपको binomial distribution लगानी है तो आपको कुछ conditions जो है यहाँ पे पूरी करनी होंगी। तो आपके n independent trials होंगे यहाँ पे, हर ट्रायल के 2 आउटकम्स होंगे। जैसे हम कॉइन टॉसिंग का एग्जांपल लेकर चलते हैं, तो हमारे कॉइन हम टॉस करेंगे, कितनी टाइम्स टॉस करेंगे? 10, 20, 40, 50 कुछ ट्रायल्स होंगे हमारे, n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होंगे। हर ट्रायल के हमारे पास 2 पॉसिबल आउटकम यहाँ पे होने वाले हैं। कॉइन टॉस करेंगे, या तो हेड आया या तो टेल आया, तो इन्हें सक्सेस और फेलियर के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आउटकम्स डू नॉट रिमेन कांस्टेंट। देखिए प्रोबेबिलिटी हेड की 1/2 है, टेल की 1/2 है। क्या 10 बार उछालो, 20 बार उछालो, 40 बार उछालो, तो हेड की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही रहती है और टेल की 1/2 ही रहती है। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो तो सेम रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं, इसीलिए आपकी ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी। आपके ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। हमारे पहले ट्रायल का रिजल्ट दूसरे ट्रायल पे कोई फर्क नहीं डालता। पहले हेड आया था तो जरूरी नहीं है दूसरे पे अब हेड नहीं आ सकता कि टेल ही आएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, फिर से हेड भी आपका आ सकता है। आपके ट्रायल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है यहाँ पे। तो ए, बी और डी ये तीनों आपकी ठीक है और इसलिए आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए जी, तो अगला सवाल हमारे पास है, a binomial distribution may be approximated by a Poisson distribution if। तो binomial distribution को हम Poisson distribution से अप्रोक्सीमेट कब कर सकते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमारा जो n है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और प्रोबेबिलिटी जो है बहुत छोटी हो जाती है, n बहुत ज्यादा हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है बहुत छोटी हो जाती है, तो ऐसे केसेस में हम अपनी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से भी अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। आपको बायनॉमियल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगाकर ही उसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि लगभग उन दोनों के आंसर आपके सेम आने वाले हैं और इसीलिए इस सवाल का जो आंसर बनेगा वो आपको बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 4 ओनली। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, which of the following is not the characteristic of the normal distribution। बैल शेप्ड एंड सिमेट्रिक, तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक है। मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। टोटल एरिया अंडर द कर्व फॉर द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज 1, तो बिल्कुल टोटल एरिया अंडर द कर्व आपका 1 होता है। टू टेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन बोथ द डायरेक्शंस टचेस द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो आपकी जो 2 टेल्स हैं वो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को यहाँ पे टच नहीं करती, तो ये आपकी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी और इसलिए आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, which one of the following is not the correct property of the normal distribution। तो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी इनमें से नहीं है? पहला, इक्वालिटी ऑफ सेंट्रल वैल्यूज, मीन, मोड एंड मीडियन, तो ये तीनों आपके बराबर होते हैं, तो इसकी एक प्रॉपर्टी है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द सोल पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो एक पैरामीटर तो होती है बट सोल पैरामीटर नहीं होती, आपके 2 पैरामीटर होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और दूसरा होता है मीन। तो बाय पैरामीट्रिक होती है आपकी स्टैंडर्ड, ये आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसीलिए आपका जो इनकरेक्ट होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्ट होने वाला है। कंटिन्यूअस होती है, डिस्क्रीट नहीं होती, यूनी मॉडल होती है, केवल एक ही मोड होता है इस डिस्ट्रीब्यूशन का, तो बाकी भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज बाय पैरामीट्रिक। इसके 2 पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से? एक है जी मीन और एक है जी स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए अगला सवाल हमारे पास है मैच द फॉलोइंग का।
दो लिस्ट हमें यहाँ पे दे रखी हैं और हमें क्या करना है, इन लिस्ट को मैच करना है। तो हमारे पास डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस है और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। तो पॉइसन, नॉर्मल, काई स्क्वायर और बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे दे रखी है। तो देखते हैं कि कैसे हम इनकी प्रॉपर्टीज मैच कर पाते हैं। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अगर हम देखें तो उसका मीन वेरिएंस से ज्यादा नहीं होता, मीन और वेरिएंस उसके बराबर होते हैं। सिमेट्रिक वो नहीं होती, पॉजिटिवली स्क्यूड वो होती है, मीन और वेरिएंस उसके बराबर होते हैं। तो 3 और 4 में से आप इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। अब 3 तो आप कहीं पर मार्क कर ही नहीं सकते, ऐसी कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें आप 1 को 3 से मैच कर दें, इसलिए आप 1 को सीधा सीधा 4 से मैच यहाँ पे कर देंगे और यहाँ 1 आपका 4 से मैच हुआ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपकी सिमेट्रिक होती है, आप इसे सीधा सीधा 2 से मैच कर देंगे। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फिलहाल हमने नहीं पढ़ा तो अब इसे स्किप करते हैं। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज द प्रॉपर्टी दैट, तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपके पास जो आपका मीन है वो वेरिएंस से ज्यादा होता है। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आपका होता है एनपी और वेरिएंस होता है एनपी क्यू। तो क्यू क्योंकि 1 से कम होता है, अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वेरिएंस और कम हो जाएगा, यानी कि जो आपका मीन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दी वेरिएंस, और इसलिए आप इसे जो है इससे मैच कर देंगे और आपका जो सही आंसर यहाँ पे बनने वाला है वो बनने वाला है जी ऑप्शन नंबर बी का। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द कर्व हैज अ सिंगल पीक। तो बिल्कुल आपकी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की केवल एक ही पीक होती है। मीन, मीडियन, मोड जो है इसके सेंटर में लाई करते हैं, तीनों बराबर होते हैं। जो हमारी टू टेल्स होती है इस डिस्ट्रीब्यूशन की, वो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच नहीं करती, वो ऐसे ही चलती रहती है, बहुत करीब पहुंच जाती है बट टच नहीं करती, तो ये भी सही है। इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये गलत है क्योंकि इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ना कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और इसीलिए हमारा जो यहाँ पे आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी का। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, रैंडम वेरिएबल x इज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो x एक रैंडम वेरिएबल है, -2, 0, 2, और प्रोबेबिलिटीज जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 0.25, 0.5 और 0.25। हमसे पूछा गया है जी इसका मीन और इसका वेरिएंस। तो मीन निकालना तो बहुत ही आसान है, प्रोबेबिलिटी को x से मल्टीप्लाई करो और इनका सम कर दो, तो क्या निकल कर आएगा, -2 इंटू 0.25, ये निकल कर आएगा आपका -0.5, ये आपका हो जाएगा 0 इंटू 0.50, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 0.25, 0.5 हो जाएगा, और इसका सम आपका क्या बनेगा, 0 बनेगा, यानी कि जो आपका मीन है वो इसका 0 होने वाला है। और यहाँ पे आपका जो मीन है ऑप्शन 0 होगा तो बी और डी में से ही आपका आंसर यहाँ पे निकल कर आएगा। और अगर हमें वेरिएंस निकालनी हो, वेरिएंस हम कैसे निकालते हैं जी, वेरिएंस निकालने का क्या तरीका है ये वो देखते हैं। वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो मीन है उसमें से इन सबको माइनस करना पड़ेगा, x माइनस एक्स बार जो है निकालना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर आपको इसे अपनी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर समेशन करेंगे तो आपका वेरिएंस निकलेगा। तो मीन आपका 0 है, x माइनस एक्स बार करेंगे तो आपका -2 ही रहेगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 0, और ये आपका 2 माइनस 0 अगेन, ये आपका 4 ही बन जाएगा। और प्रोबेबिलिटी आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई किया ये 1 बनेगा, ये 0 बनेगा, और इसे मल्टीप्लाई किया ये 1 बनेगा, एंड ये हमारा क्या निकल कर आएगा जी, सिग्मा पी एक्स इंटू एक्स, ये एक्स बार का स्क्वायर, ये हमारा निकल कर आएगा 2, और यही हमारा यहाँ पे वेरिएंस हो जाएगा, वेरिएंस इज गोइंग टू बी 2, मीन हमारा होगा 0 और वेरिएंस जो हमारा है वो होगा 0। सर आपने जो वेरिएंस निकाला यहाँ पे आपने ऐसे क्यों लिखा, सिग्मा पी, सिग्मा सिग्मा पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, आपने ऐसे क्यों लिखा, देखो मैं लिख के बताता हूं एक बार, आपने ऐसे क्यों लिखा सिग्मा पी एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, आपने इसे डिवाइड क्यों नहीं किया सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बेसिकली आपकी पी है और सिग्मा पी जो आपका है वो 1 ही होता है, इसीलिए डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, आप करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेरिएंस आपकी 2 होगी, मीन 0 होगा, और इसीलिए आंसर आपका ऑप्शन डी यहाँ पे बनेगा। तो इस सवाल में वैसे कुछ खास नहीं था, वैसे ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे दी हमें, सिंपली आप ये मान के चलिए x और f आपको दे दिए, p तो नाम का ही है, ये आपका बेसिकली आपका f है, और अगर x और f की वैल्यू आपको दे रखी हो और अगर आपको मीन और वेरिएंस निकालना हो तो आप उस हिसाब से इसका आंसर यहाँ पे निकाल देंगे, प्रोबेबिलिटी से कोई खास लेना देना इसका नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमें यहाँ पे दो लिस्ट दे रखी है, हमें उनके आइटम्स को यहाँ पे मैच करना है और करेक्ट ऑर्डर जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो लिस्ट 1 है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और लिस्ट 2 आपकी है जी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम बात करें लिस्ट 1 की, तो अगर हम इसे मैच करने की कोशिश करें इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अगर हम एज्यूम करें ये हमारी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका मीन 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है।
तो आप जो है इससे इसे मैच कर सकते हैं। आपका सी जो है 1 से मैच हो सकता है। और हमारी अगर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसका मीन है एनपी, और हमारा जो वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, डेट इज रूट एनपी क्यू, तो आप इससे मैच कर सकते हैं इसके साथ। और अगर आप पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे आपके मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं, दोनों लैम्डा के बराबर होते हैं। तो आप इसे इससे मैच कर सकते हैं। मीन आपका जो लैम्डा बन जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका रूट लैम्डा बन जाएगा, और आप इससे मैच कर सकते हैं। तो आपके आंसर क्या बनेंगे, A2, B3 और C1, ये आपके आंसर यहाँ पे बनने चाहिए। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस कोड्स के अंदर कुछ एम्बिग्यूटी है, तो यहाँ पे आपका कोई करेक्ट आंसर नहीं है। इस कोड्स में कुछ गलती है तो आप इन्हें इग्नोर कीजिए, बट आप वैसे ही जो हमारे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वैसे ही आपको पता होना चाहिए, और वैसे ही आप उसे यहाँ पे समझ लीजिए। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, अ मशीन ऑन एन एवरेज प्रोड्यूसेस 5% डिफेक्टिव आइटम्स, व्हाट इज द मीन एंड वेरिएंस इन अ सेट ऑफ 32 आइटम्स। तो ये जो सवाल है वो हमारे पास क्लियर कट पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। कैसे पता चला हमें, यहाँ पे आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है, 0.05 यानी कि 5%, और n की वैल्यू ज्यादा है, n आपका 32 है। और इस केस में आप बायनॉमियल वगैरह नहीं लगाते, इस केस में आप जो है पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। और हमें यहाँ पे मीन और वेरिएंस फाइंड करना है, तो पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आप सभी जानते हैं, इट इज इक्वल टू n इंटू पी, यानी कि 32 इंटू 0.05। आप इसे सॉल्व करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी 1.6, ये आपका 1.6 आने वाला है। और आपका वेरिएंस जो आप निकालेंगे, वेरिएंस आपका क्या होने वाला है, वेरिएंस इज एन पी क्यू, यानी कि 1.6 जो है आपको उसे फर्दर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.95 से, और ये आपका कुछ आंसर निकल कर आएगा 1 पॉइंट कुछ ही निकल कर आएगा। और ये सभी ऑप्शन में ही हमें देखने को नहीं मिल रहे, और इसीलिए आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव बनने वाला है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जैसे प्रोबेबिलिटी हेड आने की अगर हमारी एक इवेंट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा कि हेड मेरा ना आए। प्रोबेबिलिटी मेरा डाइस मैंने थ्रो किया 1 आ जाए, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी 1 ना आए, 2 से लेके 6 तक कोई नंबर आ जाए। तो इस तरीके से हमारे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होते हैं। ठीक है जी, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को अगर आप ऐड कर दोगे, हेड और हेड ना आए, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दोगे, तो टोटल आपका कितना बनेगा, 1 बनेगा। ये भी 1/2 है आपका, ये भी 1/2 है। ऐसे ही ये आपका 1/6 है, और 1 ना आए, बाकी 5 में से कोई आए तो 5/6, और इन दोनों का टोटल भी 1 ही बनेगा। तो इनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 बन जाएगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, यानी कि एक होगा तो दूसरा यहाँ पे नहीं होगा, या आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। ठीक है जी, और साथ ही कलेक्टिव एग्जॉस्टिव होंगे, यानी कि अगर हम इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा सैंपल स्पेस हमारे पास निकल आएगा। तो हमारे पास अगर हेड और नॉन हेड को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा कवरेज यहाँ पे हो जाएगा। तो कलेक्टिवली आपकी एग्जॉस्टिव भी है। ठीक है जी, तो आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी 1 भी बनती है, कलेक्टिव एग्जॉस्टिव भी है। अब क्या ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हेड और हेड ना आए, तो हेड ना आए ये किस पे डिपेंडेंट है, आपके प्रोबेबिलिटी हेड आने पे। तो दोनों एक दूसरे पे इस तरीके से डिपेंडेंट होगी कि अगर एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा, तो ये डिपेंडेंसी इनके बीच में क्रिएट हो गई है। ठीक है जी, तो ये इंडिपेंडेंट तो नहीं होंगी। सो करेक्ट आपका जो आंसर बनेगा, दैट इज गोइंग टू कवर अप ए, सी एंड डी। योर आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हमारे पास है, फॉर अ गिवन सेट ऑफ पेयर्ड डाटा, correlation and regression coefficients have been calculated as being equal to r, bxy and byx respectively. Now each value of the x series is divided by 5. तो आपका correlation coefficient पे, तीनों coefficient पे कितना चेंज आएगा। तो correlation coefficient पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल के इंडिपेंडेंट होता है। बट आपके जो बाकी दोनों रिग्रेशन कॉफिशिएंट है, उनमें यहाँ पे हमारे पास चेंज आ जाएगा। कितना चेंज आएगा, आइए उसे देखने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास ओरिजिनली x और y दो यहाँ पे वेरिएबल्स थे, अब इनके अंदर हमने चेंज किया, और अब ये हमारे पास ऐसे मान लेते हैं बन गए u और v। तो अगर हमारा u जो है इज इक्वल टू x बाय c, और v जो है इट इज इक्वल टू y बाय d, तो अगर ये रिलेशन चल रहा है तो हमारे रिग्रेशन कॉफिशिएंट में जो चेंज आता है उसे इस तरीके से डिनोट किया जाता है, bxy इज इक्वल टू buv इंटू c बाई d, और byx की अगर मैं बात करूं इज इक्वल टू bvu इंटू d बाई सी, इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो अब हमारा सवाल हमें कह रहा है कि हमने y में तो कोई चेंज नहीं किया, यानी कि d तो हमारा 1 ही है, मतलब कोई चेंज आया नहीं है।
पर हमारा u हमारा जो x है उसमें चेंज आया, x को डिवाइडेड बाय 5 किया तो c की वैल्यू आपकी बन जाएगी 5। ठीक है जी। अब हमें निकालना है नया रिग्रेशन कोफिशिएंट यानी कि buv की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, c मेरे पास 5 है, d में तो कोई चेंज है ही नहीं है तो 1 ही है, और bxy ओरिजिनल वाला है मेरा। तो अब क्या हो गया, buv कितना हो जाएगा, जो नया रिग्रेशन कोफिशिएंट है ओरिजिनल वाले को डिवाइड कर देगा। ठीक है, bxy डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। और ऐसे ही यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास कितना आएगा, ये मेरे पास d की वैल्यू में तो कोई चेंज है नहीं तो 1 ही है, और c की वैल्यू में यहाँ पे 5 डाल दूंगा। तो मेरे पास जो नया रिग्रेशन कोफिशिएंट आएगा इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय byx, यानी कि byx में 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, bxy में 5 डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपको कहां पे देखने को मिल रहा है, ये हमें ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है कि r में कोई चेंज नहीं है, byx आपका 5 byx हो गया और bxy आपका bxy बाय 5 हो गया। तो that is why option number 4 is going to be the correct answer। चलिए, तो यहां पे सवाल है, if each value of a series is decreased by k, which of the following does not hold in this context। तो बेसिकली क्वार्टाइल्स के ऊपर ओरिजिन ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन से क्या चेंज आने वाला है ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वार्टाइल्स भी कवर्ड है यहाँ पे, क्वार्टाइल डेविएशन भी है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी यहाँ पे कवर्ड है। तो क्वार्टाइल्स आपके पास क्या होते हैं, Q1 Q2 Q3 आपके पास ये क्वार्टाइल्स होते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे अगर हमें क्वार्टाइल डेविएशन निकालना हो तो वो आपकी निकलती है Q3 माइनस Q1। ठीक है, इसे डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। अगर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना हो तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। तो इस तरीके से आपकी अप्रोच रहती है। ठीक है, तो अगर हम इस सवाल को देखो अगर, तो आप लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हो। लॉजिक आपका ये लगेगा जैसे मीडियन के अंदर ओरिजिन और स्केल चेंज होने से चेंज होता है, वैसे क्वार्टाइल में भी चेंज होगा। अगर आप ये लॉजिक लगा के सॉल्व कर लो, फटाफट कर लोगे। अगर आपको सवाल को और बारीकी से समझना हो तो आइए मैं आपको समझाता हूं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक सीरीज है। ठीक है, मैं एज्यूम करता हूं एक सीरीज है 2 4 6 8 10, कितनी टर्म्स हो गई, ये हमारे पास हो गई 5, इसको 8 कर लेते हैं, 6 7 कर लेते हैं, 10 12 और 14, 7 टर्म्स हो गई। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मैंने इन टर्म्स को लिख दिया। अगर मुझे क्वार्टाइल 1 निकालना हो तो क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए हमारी कौन सी टर्म होती है, नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म। तो 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 यानी कि सेकेंड टर्म, ये मेरे पास क्वार्टाइल 1 हो गई। थर्ड क्वार्टाइल मेरे पास कौन सा बनेगा, थर्ड क्वार्टाइल मेरे पास बनेगा n प्लस 1 बाय 4 इंटू थर्ड। तो आपको ये टर्म देखनी है, तो ये आपके पास कौन सी टर्म हो गई, ये बेसिकली आपके पास 6th टर्म हो गई। तो ये आपका थर्ड क्वार्टाइल बन जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालनी है तो आप कैसे निकालते, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 कर देते। तो Q3 माइनस Q1 आपका क्या हो गया, 12 माइनस 4 8 डिवाइड बाय 2, आपकी क्वार्टाइल डेविएशन 4 निकल कर आ जाती। तो ओरिजिनली हमारी जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो यहाँ पे 4 निकल कर आ रही है। अब देखते हैं चेंज आता है कि नहीं आता। अगर हम हर एक वैल्यू को डिक्रीज बाय k, लेट्स अज्यूम कि k की जगह हम ले लेते हैं कि हर वैल्यू को हमने 1 से डिक्रीज कर दिया, तो हमारे पास नया डाटा सेट क्या बन गया, 1 3 5 7 9 11 और 13। ये मेरे पास यहाँ पे एक नया डाटा सेट बन गया। अब इसके अंदर भी ये क्वार्टाइल 1 हो जाएगा और ये मेरा क्वार्टाइल 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर इनकी क्वार्टाइल डेविएशन निकालें 11 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका कितना आ गया, ये भी 4 ही हो गया। तो 1 वाला तो आपका ट्री हो गया। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन यानी कि ये फार्मूला आपको यहां पे लगाना है जी। Q3 माइनस Q1 करिए जी, Q3 माइनस Q1 आपका 12 माइनस 4 ये आ गया 8, 12 प्लस 4 कीजिए नीचे तो ये आपका कितना हो गया 16, तो 8 बाय 16 ये आपका आ गया 1 बाय 2। ठीक है, ये तो आपका हो गया ओरिजिनल। अगर रिवाइज निकालना हो, रिवाइज निकालना हो तो Q3 माइनस Q1 आपका कितना हो गया, 11 माइनस 3 ये आपका हो गया 8, और अब कितना है आपका डिनोमिनेटर, ये हो गया 11 प्लस 3 यानी कि ये हो गया आपका 14। अरे भाई यहां तो डिनोमिनेटर आपका कम हो गया, डिनोमिनेटर आपका कम हो गया यानी कि आपकी ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो रिवाइज्ड वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, रिवाइज्ड वैल्यू आपकी यहाँ पे बढ़ जाएगी। दिस वैल्यू इज गोइंग टू इंक्रीज, डिनोमिनेटर के कम होने से आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन रिमेन अनचेंज्ड, ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी और यही आंसर यहाँ पे दे रखा है इस सवाल का। अगला है जी, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल वैल्यू ईच इंक्रीजेस बाय k। तो लोअर एंड अपर क्वार्टाइल वैल्यू Q1 और Q3 क्या ये इंक्रीज हो रही है, नहीं सर ये तो डिक्रीज हो रही है। तो मेरे को तो इस स्टेटमेंट में भी गड़बड़ लग रही है, ये स्टेटमेंट भी मेरे हिसाब से पूरे तरीके से सही नहीं है।
इसके बाद है क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन राइजेस। तो हाँ, क्वार्टाइल का कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन जो है वो तो राइज कर रही है, तो हमने देख लिया कि डिनोमिनेटर कम होगा तो आपकी वैल्यू जो ओवरऑल है वो यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी। तो मेरे हिसाब से 2 और 3 दोनों में कुछ गड़बड़ सी है, बट जो ऑफिशियल आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। बट उम्मीद करता हूं जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है इसके पीछे वो आपको यहाँ पे समझ आ गया, वो यहाँ पे समझना ज्यादा जरूरी था। चलिए यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल है, फॉर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n इज इक्वल टू 30, q इज इक्वल टू 0.7, मीन और वेरिएंस हमें निकालने हैं। तो n 30 है, अगर q 0.7 है तो p आपका कितना बचेगा, 1 माइनस 0.7 यानी कि 0.3 आपका p हो जाएगा। तो मीन अगर आपको निकालना है, मीन तो बहुत ही आसान है, मीन इज इक्वल टू n इंटू p। तो आपका n है 30, p आपका है 0.3, तो ये आपका मीन कितना आ गया, 9 आ गया। अगर आपको निकालनी है यहाँ पे वेरिएंस, वेरिएंस तो आपकी होती है npq, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 30 इंटू 0.3 इंटू 0.7 करना पड़ेगा। तो ये आपका निकल कर क्या आ जाएगा, 6.3 निकल कर आ जाएगा। तो 9 एंड 6.3 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सीधा सीधा आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, एन इकोनॉमी ग्रोज एट 5%, 12% एंड 7% ओवर द लास्ट 3 years. The average annual increase for this period would be. तो आपसे पूछ रहे हैं कि एवरेज एनुअल इंक्रीज आपका क्या होगा। देखो यहां पे अगर आप नॉर्मली इनकी एवरेज निकालो, 5%, 12% और 7%, 5, 12 और 7, ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 7 प्लस 7 24 डिवाइडेड बाय 3, ये आपका हो गया 8%। बट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ध्यान हो, अगर आपके पास ऐसे परसेंटेजेस गिवन है और आपको इनका एक एवरेज मेजर निकालना है, तो आपका अरिथमेटिक मीन की बजाय ज्योमेट्रिक मीन जो है वो इनको बेहतर तरीके से डिनोट करता है। तो ज्योमेट्रिक मीन आपका यहाँ पे कंप्यूट होना चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपका जो अरिथमेटिक मीन है वो ज्यादा होता है और ज्योमेट्रिक मीन आपका अरिथमेटिक मीन से कम होता है, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन आपका लेस देन 8% यहाँ पे होने वाला है। तो इसका जो एवरेज एनुअल इंक्रीज होगा दैट इज टू बी कंप्यूटेड थ्रू ज्योमेट्रिक मीन, और वो यहाँ पे आपका 8% से कम होगा, और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बनेगा। चलिए जी, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is, arrange the following steps in sequence for testing a statistical hypothesis. Hypothesis testing procedure से related question है। Hypothesis testing के लिए जो steps follow किए जाते हैं उन्हें आपको correct sequence में arrange करना है। So आपको given है test statistics, framing the hypothesis, collecting the sample data, level of significance, obtaining results and taking decisions. So hypothesis testing में सबसे पहला step क्या होता है कि आपको null hypothesis and alternate hypothesis set करने होते हैं। फ्रेमिंग द हाइपोथेसिस जो हमने पढ़ा था ना कि आपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी डिफाइन किया, उसके बेसिस पे रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई करें और देन आप अपने हाइपोथेसिस को फ्रेम करते हैं। तो नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस फ्रेम किए जाते हैं, तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये हो जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या है, जिस बेसिस पे जिस क्राइटेरिया पे आपने डिसीजन लेना है वो आपको सेट करना होता है, यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है ना, जो आपका डिसीजन है उसका क्राइटेरिया आपको सेट करना होता है कि आपको 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेना है, 5% लेना है, या 10% पे आप अपने रिजल्ट्स जो है प्रूव कराने वाले हैं, सपोर्ट कराने वाले हैं, वो आपको डिफाइन करना होता है यहाँ पर। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या है, सेट द क्राइटेरिया फॉर द डिसीजन दैट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और जनरली सोशल साइंसेज में 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कंसीडर किया जाता है। ठीक है जी, थर्ड स्टेप होता है कि आपको डेटा सैंपल जो है वो कलेक्ट करना है। ठीक है, आपको सैंपल सेलेक्ट करना है अपना, और उसके बेसिस पे आपको टेस्ट परफॉर्म करना है। जो आपका सैंपल होगा, ठीक है, जो एजम्पशंस आपकी वेरीफाई हो रही होंगी उसके बेसिस पे आपको टेस्ट परफॉर्म करना है, यानी कि जो आपका सैंपल है वो कौन सी टेस्ट के एजम्पशंस को फुलफिल कर रहा है, वो टेस्ट फिर आप फॉलो करते हैं। ठीक है, टेस्ट आपने डिसाइड कर लिया कौन सा लगाना है। ठीक है, तो वो हमारा स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 4, दैट इज टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू, यानी कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू आप यहाँ पे अपनी कंप्यूट करेंगे। ठीक है, और आप क्रिटिकल वैल्यू फिर आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बेसिस पे आप कंपैरिजन करते हैं क्रिटिकल वैल्यू का विद द टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू, और लास्ट में आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो आप रिजेक्ट कर रहे हैं या फिर उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो रिजल्ट्स आपको मिला है उसके बेसिस पे कंपैरिजन किया जाता है और डिसीजन लिया जाता है। तो लास्ट स्टेप हमारा यहाँ पर ये बनेगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में ये सीक्वेंस कौन सा ऑप्शन जो है सपोर्ट करवा रहा है आपको। सबसे पहले फ्रेमिंग द हाइपोथेसिस
हाइपोथेसिस दैट इज बी, और उसके बाद हमारे पास डी पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको बताना है, उसके बाद आएगा कलेक्ट द सैंपल डेटा, देन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, और लास्ट में ऑब्टेनिंग रिजल्ट्स एंड टेकिंग डिसीजन। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में आपको सैम्पलिंग मेथड्स दिए गए हैं, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। और लिस्ट 2 में आपको डिस्क्रिप्शंस ऑफ सिचुएशन गिवन है, कौन सी सिचुएशन में कौन सा सैम्पलिंग मेथड अप्लाई करेंगे उसकी मैचिंग यहां पर आपको करेक्टली बतानी है। सो फर्स्ट है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स इन बेस्ट पोजीशन टू प्रोवाइड द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। आपको एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए रिस्पोंडेंट से, ठीक है, और आपने रिस्पोंडेंट्स भी स्पेसिफाई कर लिए हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं, आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हैं। अब आप यहां पर देखिए सैम्पलिंग मेथड्स में, इन जो सैम्पलिंग मेथड्स आपको गिवन है यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कौन सी है, जजमेंट सैम्पलिंग है। जजमेंट सैम्पलिंग कब लगती है, जब रिसर्चर अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज यूज करता है, अपना पर्पस पूरा करने की कोशिश करता है, तो वहां पर हमारी जजमेंट सैम्पलिंग लगती है। तो सी हमारा मैच होगा 1 के साथ, ठीक है जी। आगे है हेट्रोजीनियस सब पॉपुलेशन है आपके सामने, तो आप ऐसे केस में स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग लगाएंगे, आप हेट्रोजीनियस को होमोजीनियस में कन्वर्ट करेंगे और उसके बेसिस पे रेंडमली डेटा आप कलेक्ट करेंगे। डी हमारा मैच होगा 2 के साथ। नेक्स्ट वाइडली स्प्रेड पॉपुलेशन एंड रेंडम सैम्पलिंग नॉट पॉसिबल, रेंडम सैम्पलिंग पॉसिबल नहीं है, वाइडली स्प्रेड पॉपुलेशन है, तो यहां पर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग आपका लगेगा। हर स्टेज पे आपको अपनी पॉपुलेशन डिफाइन करनी पड़ेगी और उसके बेसिस पे आपको रेंडम जो है सैंपल्स कलेक्ट करते जाते हैं, तो वो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहलाती है। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन अरेंज्ड इन सम ऑर्डर, जब आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर यूज करते हैं, सिस्टमैटिक रेगुलर इंटरवल जब आप यूज करते हैं, तो वहां पर हमारी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग अप्लाई होती है, ठीक है, वो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहलाती है। आप एक रेगुलर इंटरवल फॉलो करते हैं, सिस्टम बना लेते हैं। पहला जो होता है आपका जो सैंपल होता है वो आपका रेंडमली सिलेक्ट होता है और उसके बेसिस पे आप रेगुलर इंटरवल पे चलते जाते हैं, तो वो हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होता है। सो करेक्ट मैचिंग अकॉर्डिंगली हमें ऑप्शन 2 से यहां पर मिल रही है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। Now next question, assertion reasoning based question. So the statement given in the assertion is the expected values should be at least 5 to apply the chi-square test, and the statement given in the reason is the chi-square distribution provides an adequate approximation of the sampling distribution. Indicate the correct answer from the following. Right, so there is a condition in a chi-square test that expected frequency of any item or cell should not be less than 5, that there should be at least 5 observations, because if it is less than 5 then chi-square will be overestimated, which leads to the rejection of null hypothesis, right? So the expected frequency of any items or cell should be at least 5 to get the adequate approximation, right? So for this question, the assertion, the statement given in the assertion is correct, that expected value should be at least 5 to apply the chi-square to get the adequate approximation of the sampling distribution. So the correct code here is option A, that both A and R are true and R is the right explanation for assertion. चलिए जी अगले सवाल पर बढ़ते हैं। Which of the following statements are rightly expressed in relation to statistical testing? Statistical testing से related कुछ different statements आपको given है और आपको correct statement यहाँ पर identify करनी है। So first is when the expected frequencies are too small, the value of chi-square will be overestimated and will result into too many rejections of null hypothesis. One by one सभी statements को discuss करते चलते हैं साथ साथ। सो यहाँ पर बोला है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जब बहुत ज्यादा स्मॉल है, यहाँ पे स्मॉल का मतलब जो नंबर है हम जो डिफाइन करते हैं वो क्या होता है 5। अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लेस देन 5 है, किसी भी आइटम या किसी भी सेल जो है उस डेटा का, उसकी अगर वैल्यू 5 से कम है, उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अगर 5 से कम है, तो ऐसे केस में काई स्क्वायर जो है हमें ओवर एस्टिमेटेड रिजल्ट देता है और उसकी वजह से नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तभी मैंने बताया था ना कि हम पूलिंग करते हैं, अगर डेटा को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, पूलिंग करते हैं, यानी कि जब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लेस देन 5 होती है तो ऐसे केस में हम पूलिंग करते हैं एडजेसेंट आइटम्स के साथ। सेकेंड स्टेटमेंट, मैन विटनी टेस्ट एज्यूम्स दैट पॉपुलेशन इज नॉर्मल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। मैन विटनी टेस्ट हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हमारा कब अप्लाई होता है, जब हमारी पॉपुलेशन नॉन नॉर्मल नेचर की होती है, नॉर्मल नहीं होती है, हमारा डेटा नॉर्मलाइज नेचर का नहीं होता है। सो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है।
Sees Kruskal-Wallis test is similar to one way analysis of variance. अभी हमने डिस्कस किया कि Kruskal-Wallis टेस्ट जो है वो हमारा नॉन पैरामीट्रिक वर्जन है वन वे अनोवा का, ठीक है, इक्विवेलेंट है टू द पैरामीट्रिक अनोवा, ठीक है। तो सी स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट, द होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस मीन्स दैट द टेस्ट इज कंसर्न्ड विद द हाइपोथेसिस दैट इज आइडेंटिकल मीन्स कम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का मीनिंग यहाँ पे बताया जो कि बिल्कुल गलत है। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का मतलब होता है कि जो डेटा, जो ग्रुप आप कंसीडर कर रहे हैं अपनी स्टडी में, उनका जो लेवल ऑफ वेरिएंस है वो सेम है, ठीक है। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का मतलब क्या होता है, जैसे आपने दो ग्रुप्स जो लिए हैं जिनके बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हैं, उनके बीच में जो लेवल ऑफ वेरिएंस है वो सेम है, ये होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस बताता है हमें। सो डी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन इज बाय डेफिनेशन नॉर्मल। स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा पैरामीट्रिक टेस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो डेटा है वो नॉर्मल नेचर का है, ठीक है, नॉर्मलाइज डेटा पे ही हमारा टी टेस्ट लगता है। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास ए, सी एंड ई, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा मिल रहा है ऑप्शन 3 से, ठीक है, ए सी ई स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। चलिए जी अगला सवाल, अ स्केल दैट मेजर्स अ फेयर सैंपल ऑफ द टास्क एंड स्किल्स एक्चुअली नीडेड फॉर द जॉब इन क्वेश्चन इज ऑप्शन 1 टेस्ट वैलिडिटी, ऑप्शन 2 क्राइटेरिया वैलिडिटी, ऑप्शन 3 कंटेंट वैलिडिटी, ऑप्शन 4 कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज 2-3 सालों से आप देख रहे हैं कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी वाला टॉपिक जो एग्जामिनर पक्का उठा रहे हैं, या तो पेपर 1 में वो क्वेश्चन डाल देता है इसका, या फिर पेपर 2 में डाल देते हैं, ठीक है। तो वैलिडिटी की टाइप्स, रिलायबिलिटी की टाइप्स, उनके मीनिंग्स, उनके एग्जाम्पल्स जो है बहुत क्लियरली आपको पता होने चाहिए, और मीनिंग आपको तभी क्लियर होंगे जब आप एग्जाम्पल से उन्हें कोरिलेट करवा पाओगे और उन्हें याद रखोगे। टेस्ट वैलिडिटी तो सिंपली क्या है, ये बताता है कि जो आप मेजर करना चाहते हैं एक्चुअली में वो मेजर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहा, यानी कि जो स्केल आप यूज कर रहे हैं अपनी स्टडी के लिए वो एक्चुअली में उसको मेजर कर रहा है जो आप मेजर करना चाहते हैं, वो तो हो गया टेस्ट वैलिडिटी। तो ये तो टेस्ट वैलिडिटी तो हमारी एक कॉमन टर्म है। उसके बाद फर्दर उसकी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले बात की जैसे क्राइटेरिया वैलिडिटी की बात करते हैं। क्राइटेरिया वैलिडिटी यानी कि जब आप कुछ क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हो, नाम से ही क्लियर हो रहा है, जब आप कोई क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं अपनी स्टडी में। फॉर एग्जांपल एक रिसर्चर जो है वो जानना चाहता है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम जो है क्या वो फ्यूचर एकेडमिक परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये आपकी स्टडी है, अब इसके लिए आप जीपीए स्कोर यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा क्राइटेरिया है, तो ये क्राइटेरिया वैलिडिटी है। तो ये जो मेजर आपने यूज किया है इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, क्या वो सही है या नहीं है, वो क्राइटेरिया वैलिडिटी से हमारा पता चलता है। नेक्स्ट इज कंटेंट वैलिडिटी और कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी। इन दोनों टर्म्स को लेके बहुत ही कंफ्यूजन रहती है, मैंने देखा स्टूडेंट्स के माइंड में। देखिए पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की। कंस्ट्रक्ट बोलो, फैक्टर्स बोलो, कुछ भी बोल लो, ठीक है ना। जैसे हमने देखना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, मार्केटिंग फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। तो आपने वहां पे जो मार्केटिंग फैक्टर्स के कंस्ट्रक्ट लेने हैं, डिफरेंट फैक्टर्स लेने हैं, ठीक है, ये देखने के लिए कि कंज्यूमर के बिहेवियर को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो कंस्ट्रक्ट हो गया। तो जो कंस्ट्रक्ट आपने उठाए हैं, जो फैक्टर्स आपने उठाए हैं, क्या वो एक्यूरेटली कंज्यूमर के बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, क्या वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा हो गया कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ठीक है। तो जो आपने फैक्टर्स उठाए हैं, जैसे आपने टेक्नोलॉजी एक फैक्टर उठाया, अब इस टेक्नोलॉजी में फर्दर आप क्या लेंगे, डिफरेंट आइटम्स लेंगे जिसे हम स्केल बोलते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट आइटम्स आप लेते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो कंज्यूमर बिहेवियर पे अफेक्ट डालते हैं, तो वो क्या होगा हमारा कंटेंट वैलिडिटी। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, अ स्केल दैट मेजर्स, आप एक स्केल यूज कर रहे हैं to measure a fair sample of the task and skills। task and skills जो actually जॉब के लिए चाहिए होती हैं, ठीक है, उसको आपने उसको मेजर किया है, वो स्केल आपने यूज किया है, मतलब आइटम्स आप ले रहे हैं, तो वो क्या है हमारा कंटेंट वैलिडिटी है, ठीक है ना। जब आप उन फैक्ट कंस्ट्रक्ट्स के फर्दर आइटम्स यूज करते हैं मेजर करने के लिए उस फैक्टर को, उसे हम बोलते हैं कंटेंट वैलिडिटी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स आर नॉन रैंडम और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स। आपको यहाँ पर कुछ सैंपल्स गिवन है और आपको बताना है कि नॉन रैंडम या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स इनमें से कौन से। सिस्टमैटिक सैंपल, कोटा सैंपल, क्लस्टर और एरिया सैंपल, पर्पसिव सैंपल, रेप्लिकेट सैंपल। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सब तो हम सैम्पलिंग टेक्निक पढ़ते हैं, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड, कोटा सैम्पलिंग मेथड। तो क्वेश्चन में जस्ट वैसे ही आपको लैंग्वेज चेंज कर दी गई है कि डिफरेंट मेथड, सैम्पलिंग मेथड यूज करके, ठीक है, आपने क्या किया है, कुछ सैंपल्स एक्सट्रैक्ट किए, जैसे सिस्टमैटिक सैंपल एक्सट्रैक्ट किया, कोटा सैंपल एक्सट्रैक्ट किया। तो आपने बताना है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स इनमें से कौन से।
दो तरह के सैम्पलिंग टेक्निक होते हैं, दो तरह के सैंपल्स होते हैं। एक होंगे हमारे पास रैंडम सैंपल्स, एक है हमारे पास नॉन रैंडम सैंपल्स। रैंडम सैंपल्स वो होंगे जिनका इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का, ठीक है, और नॉन रैंडम सैंपल्स जिनका इक्वल चांस नहीं होता है सिलेक्शन का, रैंडम सिलेक्शन से जो नहीं आते, ठीक है, जो जजमेंट बेस पे सिलेक्ट किए होते हैं, वो नॉन रैंडम सैंपल्स होंगे। तो यहाँ पे आपको नॉन रैंडम सैंपल्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। सो सिस्टमैटिक सैंपल जो है ये हमारा रैंडम सैंपल है, ठीक है। कोटा सैंपल ये हमारा नॉन रैंडम सैंपल है। कोटा सैंपल में क्या किया होगा, कोटा सैम्पलिंग मेथड यूज किया होगा, कोटा सैम्पलिंग टेक्निक लगाई होगी कि हमने पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में, ठीक है, और उनका नाम जैसे स्ट्रेटा है, और हर स्ट्रेटम में से जो सैंपल्स हैं वो कैसे सेलेक्ट होते हैं, फिक्स कोटा के बेसिस पे, ठीक है ना, रिसर्चर की कन्वीनियंस के बेसिस पे, उसके जजमेंट के बेसिस पे। तो ये नॉन रैंडम सैंपल है। नेक्स्ट क्लस्टर और एरिया सैंपल, ये हमारा रैंडम सैंपल है। पर्पसिव सैंपल, जहां पे रिसर्चर का पर्पस सॉल्व हो रहा हो, ठीक है ना, उसकी नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस जो है वो लग रहा हो, तो वो पर्पस सैंपल होगा। तो ये हमारा नॉन रैंडम सैंपल है, राइट। और लास्ट है हमारे पास रेप्लिकेटेड सैंपल, ये हमारा रैंडम सैंपल है। तो नॉन रैंडम सैंपल्स यहाँ पे कोटा सैंपल है और पर्पसिव सैंपल है। सो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 4, बी एंड डी आर द नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स, नॉन रैंडम सैंपल्स। चलिए जी अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको आइडेंटिफाई करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया इंटरनल रिलायबिलिटी इज डिस्क्राइब एज द कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजर टेकन एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रिलायबिलिटी सिंपली क्या होता है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो कितने कंसिस्टेंट है। अगर आपके रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, बार बार आपको सेम रिजल्ट, सिमिलर रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आप कहते हैं कि हमारा जो मेथड जो आपने यूज किया मेजरमेंट के लिए, या जो टेस्ट आपने यूज किया मेजरमेंट के लिए, वो रिलायबल है। अब इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या होगी कि आपने टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पे आपको सिमिलर रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है या हमारा जो मेथड है वो रिलायबल है, इंटरनल रिलायबिलिटी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ रैंडम वॉक इफ इट हैज अ मीन ऑफ 0 एंड वेरिएंस ऑफ 1। डिस्ट्रीब्यूशन इज रैंडम वॉक, रैंडम वॉक मतलब कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो रैंडमली डिटेक्ट हो रही है, तो वो रैंडम वॉक तब कहलाया जाता है जब उसकी मीन 0 होता है और वेरिएंस 1 होता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्कोर्स मेजर्ड ओवर टाइम दैट प्रोड्यूस अ वेरिएंस ऑफ लेस देन 50% इज रिलायबल। लेस देन 50% है आपके पास, तो हमारा जो रिजल्ट है वो रिलायबल नहीं होगा, इनफैक्ट वो अनएक्सेप्टेबल होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी अप्लाइड टू रियल लाइफ सिचुएशन। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है अगेन, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ सिचुएशंस में बिल्कुल अप्लाई किया जाता है। बहुत सारे डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, जैसे हाइट आप चेक करें, हाइट, वेट। स्टॉक मार्केट में भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम इनकम की इकोनॉमी में, उसमें भी हमारा यूज होता है, ठीक है, बर्थ वेट। तो यहाँ सब जगह पे हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई टू रियल लाइफ सिचुएशंस। नेक्स्ट इज फैक्टर एनालिसिस सुपरसीड्स द मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। अब यहाँ पे आपको दोनों टर्म्स की क्लैरिटी होना जरूरी है, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। फैक्टर एनालिसिस क्या होता है? फैक्टर एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जहां पे हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, और उस डेटा में बहुत सारे जब फैक्टर्स होते हैं तो उन फैक्टर्स को हम स्मॉलर नंबर ऑफ फैक्टर्स पे लेके आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमनैलिटीज। तो वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो है, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमनैलिटीज हमारे बहुत लास्ट सेट ऑफ डेटा को या लास्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स को स्मॉलर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, स्मॉलर नंबर ऑफ फैक्टर्स पे लेके आती है। और मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में क्या होता है कि हम क्लासीफाई करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशंस को क्लासिफाई करते हैं इनटू प्री डिफाइंड ग्रुप्स, उसे हम मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस कहते हैं, और मेजरली हमारा फैक्टर एनालिसिस ही यूज किया जाता है। Now next question, if the sum of squares of deviations within the samples is 140 with 12 degrees of freedom and the sum of squares of deviation between the samples is 190 with 2 degree of freedom, the test statistic will be. So according to the information, we come to know that we have to apply the F statistic formula. So the F statistic formula is the variance between the samples divided by variance within the samples, or you can say mean sum of square between the samples divided by mean sum of square within the samples. So we have to find the mean sum of square between the samples and mean sum of square within the samples. So we'll put this formula. We have two sources of variation, between the variance and within the variance. So for between the variance, sum of square is 190, right, and the degree of freedom for between the variance is 2, right, and for within the variance, sum of squares
is 140 and the degree of freedom is 12. So accordingly we'll find the mean sum of square. So for a mean sum of square between the group is 190 divided by 2, which comes out 95, and for within the variance mean sum of square is 140 divided by 12, which comes out 11.67. So we get so we get the mean sum of squares for both the variations, for both the sources. So accordingly we'll put the variance ratio formula. So variance ratio formula, 95 divided by 11.67, it comes out 8.14. Right? So the test statistic value is 8.14, and accordingly the correct answer is going to be option C. अब देखिए ना, यहाँ पर डी स्टेटमेंट जो हमें बोलेगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी अप्लाइड टू रियल लाइफ सिचुएशंस। अब इस स्टेटमेंट को तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो जो भी इस ऑप्शंस में ऑप्शन डी करेक्ट बताया हुआ है वो हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, इन तीनों ऑप्शंस में डी स्टेटमेंट करेक्ट बताई गई है, तो ये तीनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा बनता है? ऑप्शन नंबर 1, और यही हमारा आंसर था। ठीक है ना। चलिए जी, अगला भी मैथ्स द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में आपको स्टैटिस्टिकल आइडेंटिटीज गिवन है, पावर ऑफ टेस्ट, स्टैंडर्ड एरर, पी वैल्यू एंड एफ टेस्ट। और लिस्ट 2 में आपको डिस्क्रिप्शन गिवन है, सो आपको पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल आइडेंटिटी की करेक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करना है। सो सबसे पहले पावर ऑफ टेस्ट की बात करते हैं। पावर ऑफ टेस्ट यानी कि टेस्ट में कितनी पावर है। तो ये कैसे पता चलता है? जब आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है, इस करेक्ट डिसीजन की जो प्रोबेबिलिटी है उसे हम पावर ऑफ टेस्ट बोलेंगे। ठीक है ना। करेक्ट डिसीजन की जो आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है जब आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसे पावर ऑफ टेस्ट बोलेंगे। सो यहाँ पे कौन सी डिस्क्रिप्शन ऐसा बता रही है? द प्रोबेबिलिटी दैट टेस्ट विल लीड टू द रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ टेस्ट। सो ए मैच करेगा हमारा 4 के साथ। देन स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर इज सिंपली द सैम्पलिंग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। सो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन एस्टिमेट फ्रॉम अ सैंपल, दिस डिस्क्राइब्स द स्टैंडर्ड एरर। सो बी मैच करेगा हमारा 3 के साथ। देन वी हैव द पी वैल्यू, पी वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी वैल्यू। सो जब नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू है, इस केस में आपके टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो वैल्यू आ रही है उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, उसे बोलेंगे पी वैल्यू। सो पी वैल्यू हमारा 1 के साथ मैच करेगा, मैक्सिमम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट विच द नल हाइपोथेसिस वुड बी एक्सेप्टेड। देन वी हैव एफ टेस्ट। सो रिग्रेशन इक्वेशन के आपने सिग्निफिकेंस को टेस्ट करना है, सो ये मैच करेगा हमारा एफ टेस्ट के साथ। सो करेक्ट मैचिंग यहाँ पे हमें ऑप्शन 2 प्रोवाइड कर रहा है। ए 4 के साथ मैच करेगा, बी हमारा 3 के साथ, सी 1 के साथ और डी 2 के साथ। और यही आंसर ऑफिशियल की में भी दिया गया है, विच इज एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल। चलिए जी, अगला सवाल मैच द फॉलोइंग बेस्ड है। दो लिस्ट आपको गिवन है। लिस्ट 1 में आपको कुछ फॉर्मूलाज गिवन है और लिस्ट 2 में आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक के नेम गिवन है, और आपको बताना है पर्टिकुलर फॉर्मूला कौन से टेस्ट स्टैटिस्टिक के साथ मैच करेगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमें गिवन है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये हम सभी सेल्स का निकालते हैं, सभी फ्रीक्वेंसीज का निकालते हैं, ठीक है, और बाद में सभी फ्रीक्वेंसीज का ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हम समेशन कर देते हैं, है ना। ऐसा कौन से टेस्ट में किया जाता है? काई स्क्वायर टेस्ट में। तो ए मैच हमारा करेगा 4 के साथ। देन हमारे पास ये बड़ा सारा फॉर्मूला है, 12 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1, देन समेशन करना है हमने आर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन आई माइनस 3, देन मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1। ये हमारा क्रुस्कल वेलिस टेस्ट का फॉर्मूला है। क्रुस्कल वेलिस टेस्ट को अगर आपने अच्छे से समझा हुआ है तो फिर ये फॉर्मूला भी आपको डिफिकल्ट नहीं लगता है अप्लाई करने में, ठीक है। ये एच टेस्ट का फॉर्मूला है। एच टेस्ट हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, इक्विवेलेंट टू वन वे एनोवा, है ना। सो बी मैच करेगा हमारा 2 के साथ। देन हमारे पास सबसे बेसिक फॉर्मूला, सबसे इजी फॉर्मूला है सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, ये मैच करेगा हमारा जी टेस्ट के साथ। सो सी मैच करेगा हमारा 1 के साथ। और देन हमारे पास है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप वेरिएंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप वेरिएंस, ये फॉर्मूला है हमारा एफ टेस्ट और यू कैन से अनोवा का, ठीक है जी। सो यहाँ पे करेक्ट मैचिंग हमें ऑप्शन 3 दे रहा है। ए मैच करेगा 4 के साथ, बी मैच कर रहा है 2 के साथ, सी 1 के साथ और डी 3 के साथ, और यही आंसर हमें ऑफिशियल की में भी दिया गया है। Next question, again we have F test based question, and here we need to find the variance for an F distribution, and we are given with V1 is equal to 5, that is degree of freedom for numerator is equal to 5 and degree of freedom for denominator is equal to 9. So for this question we must know the formula to find the variance of F distribution, and the formula to find the variance of F distribution is 2 into V2 square
into v1 plus v2 minus 2 divided by v1 into v2 minus 2 का whole square into v2 minus 4. So apply the value of v1 and v2 in this particular formula and we'll get 1 minus 5.87. And remember one thing, that this formula of variance for f distribution is to be applied when v2 is greater than 4. But if v2 is less than equal to 4, then variance does not exist. And in this question, v2 is equal to 9. That means v2 is greater than 4. That is why we are able to find the variance of f distribution, right? And the answer comes out to be 1.587. So correct answer here is option A. चलिए जी अगला सवाल, प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड पॉइंट एस्टिमेटर इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग. एक पॉइंट एस्टिमेटर गुड कब कहलाया जाएगा? पॉइंट एस्टिमेटर का मतलब कि वो सिंगल वैल्यू जो पॉपुलेशन पैरामीटर के वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए यूज की जाती है, जैसे सैंपल मीन. देखिए पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के, एस्टिमेट करने के दो तरीके हैं, एक इंटरवल एस्टिमेट, एक पॉइंट एस्टिमेट. पॉइंट एस्टिमेट मैंने बताया कि सिंगल वैल्यू सैंपल की जो पॉपुलेशन पैरामीटर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, एस्टिमेट करने में हेल्प करता है. और इंटरवल एस्टिमेट क्या होगा? रेंज ऑफ वैल्यूज की जो हमारे पैरामीटर की वैल्यू है वो इस रेंज, पर्टिकुलर रेंज में लाई करेगी, तो वो इंटरवल एस्टिमेट है. ठीक है, अब आपको पॉइंट एस्टिमेटर गुड कब कहलाया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज आपको आइडेंटिफाई करनी है. तो हमारा पॉइंट एस्टिमेटर अनबाइज्ड होना चाहिए. इसका मतलब है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है हमारे एस्टिमेटर की मस्ट बी इक्वल टू द मीन ऑफ द पैरामीटर. ठीक है, कंसिस्टेंट होना चाहिए कि अगर हमारा सैंपल साइज इंक्रीज कर रहा है तो अगर हमारा सैंपल साइज इंक्रीज कर रहा है तो जो हमारे एस्टिमेटर की वैल्यू है वो पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू को अप्रोच करे. एफिशिएंट होना चाहिए, कम से कम वेरिएंस होना चाहिए. इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है सफिशिएंसी, यानी कि जो हमारा एस्टिमेटर है वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कन्वे करे हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर को लेके. ठीक है, तो एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी, अनबायस्डनेस, ये प्रॉपर्टीज हमारे एक पॉइंट, गुड पॉइंट एस्टिमेटर की है. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4. ठीक है जी. ओके आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर रिलेटेड टू एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू. So we need to identify the correct statements. So statement 1 is the shape of f distribution depends upon the numbers of degree of freedom in both the numerator and denominator of the f ratio. So the statement is perfectly correct because the shape of any hypothesis test distribution depends on the numbers of degree of freedom, as just we have learned in chi-square test, right? So in f distribution also the shape depends on the numbers of degree of freedom, and since the f distribution is represented by the f ratio, so we have numerator and denominator. So the number of degree of freedom in both the numerator and denominator affects the shape of the f distribution, right? Next, statement number 2. In analysis of variance, sample size should be equal. So the statement is not correct because there is no equal sample size assumption for ANOVA. In fact, we have these assumptions to apply the ANOVA. First is the normality assumption. Second is that all subpopulations have the same variance, equality of variance assumption, and then we have independence of observations, right? Within each sample, the observations are sampled randomly and independently of each other. So these are the assumptions to apply the ANOVA, and ANOVA is used to examine the statistical difference among more than two sample means simultaneously, right? And the statement 3 itself is analysis of variance application. That analysis of variance may be used to test whether the means of more than two sample populations are equal, right? So the statement is perfectly correct. So statement 1 and statement 3 are true, but statement 2 is not true. So accordingly, the correct answer here is going to be option C, that statement 1 and statement 3 are true. चलिए जी अगला सवाल. दो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है. स्टेटमेंट 1 में आपको प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला गिवन है 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन. सो ये फॉर्मूला बिल्कुल ही गलत है बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है 0.6745 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन. सो यहाँ पे 0.6745 इस फॉर्मूला में मिसिंग है. सो ये फॉर्मूला हमारा गलत हो जाता है प्रोबेबल एरर का. सो इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर इनकरेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया व्हेन अ नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट द टेस्ट स्टैटिस्टिक रिजेक्ट्स इट, दिस इज नोन एज टाइप 1 एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग. बिल्कुल टाइप 1 एरर यही होता है. दो तरह के एरर हम पढ़ते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर. टाइप 1 एरर हमें बताता है कि नल हाइपोथेसिस आपने ट्रू सेट किया था. ठीक है, नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू था बिल्कुल, लेकिन जो आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आई है उसकी वजह से आपने उसको रिजेक्ट कर दिया.
आपकी जो एनालिसिस है आपने उसमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, सो ये क्या होगा, टाइप 1 एरर होगा, ठीक है। और टाइप 2 एरर क्या होता है कि आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स था, जो आपने नल हाइपोथेसिस सेट किया था वो फॉल्स था, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू इस तरीके से आई कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये कौन सा एरर है, हमारा टाइप 2 एरर है। यहाँ पर स्टेटमेंट में गिवन है हमें कि टेस्ट स्टैटिस्टिक को आपने रिजेक्ट कर दिया जबकि नल हाइपोथेसिस जो था वो ट्रू था, ठीक है। तो ये कौन सा एरर है, टाइप 1 एरर। सो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ठीक है, और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे बनता है ऑप्शन नंबर 4। चलिए जी अगला सवाल, द स्टैंडर्ड एरर इज द स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ, स्टैंडर्ड एरर क्या है, इट इज सिंपली द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, या हम ये भी बोल सकते हैं इट इज अ कॉमन मेजर ऑफ सैम्पलिंग एरर। और सैम्पलिंग एरर क्या होता है, सैंपल स्टैटिस्टिक और पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यूज में जो डिफरेंस है वो हमारा सैम्पलिंग एरर है। अब यहाँ पे पढ़िए, देखिए कहाँ पे लिखा हुआ, द एक्सटेंट टू विच अ सैंपल मीन इज लाइकली टू डिफरेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन, ये हमारा स्टैंडर्ड एरर है। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 2। चलिए जी अगले सवाल पर आते हैं, इन अ स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट एन इफेक्ट साइज इज डिस्क्राइब्ड एज, सिंपली इफेक्ट साइज की बात यहाँ पर आपसे की गई है, आपको इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि इफेक्ट साइज को कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्टली डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखिए हम डिफरेंट टेस्ट अप्लाई करते हैं, टी टेस्ट, अनोवा, है ना, एफ टेस्ट, ये सारे टेस्ट हम अप्लाई करते हैं। अब इन टेस्ट में हम ये देखते हैं कि चलो हमने अगर दो ग्रुप्स को के ग्रुप्स को हम चेक कर रहे हैं कि इन दोनों ग्रुप्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। अब देख लिया कि हाँ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, पर उस जो डिफरेंस है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा या उसका कितना मैग्नीट्यूड है वो आइडेंटिफाई करना भी जरूरी होता है, वो हमें ये टेस्ट नहीं बताते, ठीक है। तो उसके लिए हम इफेक्ट साइज चेक करते हैं कि जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या है हमारे स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट पे, उसको क्वांटिफाई करने को हम इफेक्ट साइज बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन से ऑप्शन में ऐसा बोला गया, इफेक्टिव टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस नहीं, प्रोबेबल सक्सेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन बिल्कुल भी नहीं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 3 बनेगा, ऑप्शन 3 हमें बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन इफेक्ट साइज की दे रहा है यहाँ पे, कि जब हम क्वांटिफाई मेजरमेंट करते हैं कि हमारा जो टेस्ट है उसका कितना मैग्नीट्यूड है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं इफेक्ट साइज, ठीक है जी। सो आंसर बनेगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3। Now moving forward to the next question, which of the following are the complete experimental research design? Complete experimental research design के कौन से methods हैं इनमें से? अब इस question को लेके काफी students confused थे कि ये complete experimental research design क्या है। हमने तो mainly 3 types पढ़े हुए हैं experimental research design के, pre experimental research design, quasi experimental research design और true experimental research design। अब ये complete experimental research design का मतलब क्या है? Complete experimental research design is basically simply अगर मैं कहूँ तो ये क्या है कि जब आप डिटेल में जाके स्टडी करते हैं, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स जो आपने कंसीडर किए, एटलीस्ट 2 ग्रुप्स तो आप लेंगे, ठीक है, एटलीस्ट 2 ग्रुप्स आप ले रहे हैं, ठीक है, 2 कंट्रोल ग्रुप्स आप लेंगे, उन्हें जब आप डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, बड़े लेवल पे जाके आप स्टडी करें, तो वो कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन कहलाया जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए क्या क्या मेथड्स हमें गिवन है। फैक्टोरियल डिजाइन, फैक्टोरियल डिजाइन में क्या होता है कि हम इंडिविजुअल और इंटरैक्टिव इफेक्ट दोनों देखते हैं, ठीक है, जैसे 2x2 ये 2 फैक्टर्स हैं, अब इन दोनों फैक्टर्स के इंडिविजुअल इफेक्ट्स भी देखेंगे, स्टडी करते हैं, और इंटरैक्टिव इफेक्ट्स भी स्टडी करते हैं, तो ये हमारा डिटेल में जाके हम स्टडी कर रहे हैं, बड़े लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के अंडर आएगा। नेक्स्ट है वन ग्रुप आफ्टर ओनली डिजाइन, सो यहाँ पे हम सिर्फ एक ही ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं, तो एक ग्रुप को हम कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के अंडर नहीं लेंगे। नेक्स्ट है बिफोर आफ्टर डिजाइन विद 1 एक्सपेरिमेंटल और 2 कंट्रोल ग्रुप्स, अब यहाँ पे 2 कंट्रोल ग्रुप्स ले लिया और उनका बिफोर आफ्टर हम टेस्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में आएगा, क्योंकि आप बड़े लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, डिटेल में जाके स्टडी कर रहे हैं। देन लेटेन स्क्वायर डिजाइन, ये भी हमारा कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में आता है। वन ग्रुप बिफोर आफ्टर डिजाइन, वन ग्रुप सिर्फ एक ग्रुप की बात की गई है, तो ये हमारा कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में एटलीस्ट 2 ग्रुप्स तो होने चाहिए और उनके बड़े लेवल की आप स्टडी कर रहे हैं, उनको डिटेल में जाके आप स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल इंटरैक्टिव इफेक्ट सब स्टडी कर रहे हैं, वो हमारा कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ए फैक्टोरियल डिजाइन, बिफोर आफ्टर डिजाइन विद 1 एक्सपेरिमेंट एंड 2 कंट्रोल ग्रुप्स और लेटेन स्क्वायर डिजाइन, ये तीनों हमारे कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में आएंगे। सो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 1 ए, सी एंड डी ओनली। Next question is, if a chi-square test is to be performed on a contingency table with 3 rows and 4 columns, how many degrees of freedom should be used? So in chi-square test, we are very well know that there are 3 non-parametric hypothesis tests. First is test of independence of attributes. Second is test of homogeneity. And the third one is goodness of fit, right? So these are the 3 hypothesis tests in the case of chi-square test, right?
And in case of test of independence of attributes and test of homogeneity, the chi-square test is to be performed on a contingency table, and in this particular case the degree of freedom is calculated by this particular formula, that is row minus 1 into column minus 1. But in goodness of fit, the degree of freedom is calculated in a different way. Degree of freedom in the case of goodness of fit decided on the basis of the distribution, whether it is normal, binomial or Poisson. But in this question, we are given that the chi-square test is to be performed on a contingency table, right? So for this, either the test of independence of attributes or either the test of homogeneity is going to be applied. And in both the cases, the degree of freedom is calculated by row minus 1 into column minus 1. So in this question, we are given with 3 rows and 4 columns. So just put the figures in the formula. R is 3 and C is 4, right? So 3 minus 1 into 4 minus 1, it comes out to be 6. So the correct answer going to be option A here. So the degree of freedom is equal to 6. चलिए जी अगला सवाल, मैच द फॉलोइंग बेस्ड है। लिस्ट 1 में आपको टाइप्स ऑफ टेस्ट गिवन है, अनोवा, जी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, क्रुस्कल वेलिस टेस्ट, और लिस्ट 2 में टेस्टिंग सिचुएशंस गिवन है। आपको बताना है ये पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा। सो फर्स्ट गिवन है टेस्टिंग वेदर अ स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फिट्स वेल टू अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये काई स्क्वायर टेस्ट का ही एक टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। अगर आपको याद होगा गुडनेस ऑफ फिट, उसमें हम क्या देखते थे कि जो हमारा ऑब्जर्व डेटा है कितने अच्छे से एक्सपेक्टेड डेटा के साथ फिट करता है कि ना, हाउ वेल द सैंपल डेटा फिट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वो वहां पर हमारा काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट अप्लाई होता है, राइट जी। सो सी हमारा मैच होगा यहाँ पर 1 के साथ। नेक्स्ट है पैरामेट्रिक टेस्ट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन मोर देन 2 सैंपल मीन्स। 2 से ज्यादा सैंपल्स मीन के बीच में अगर हमने डिफरेंस देखना हो तो कौन सा पैरामेट्रिक टेस्ट लगेगा, अनोवा लगेगा। सो ए मैच होगा हमारा 2 के साथ। नेक्स्ट है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन मोर देन 2 सैंपल मीन्स। अब देखिए सेकंड और थर्ड सिचुएशन में सिर्फ क्या डिफरेंस है, सेकंड सिचुएशन में गिवन है पैरामेट्रिक टेस्ट और थर्ड सिचुएशन में गिवन है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बोल दिया तो अनोवा का नॉन पैरामेट्रिक वर्जन कौन सा है, अनोवा का नॉन पैरामेट्रिक वर्जन है क्रुस्कल वेलिस टेस्ट। जब हमारा जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है, तो और मोर देन 2 सैंपल मीन्स में हमने डिफरेंस देखना हो तो वहां पर हमारा कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, क्रुस्कल वेलिस टेस्ट होगा। ठीक है, तो जो हमारा क्रुस्कल वेलिस टेस्ट है वो नॉन पैरामेट्रिक वर्जन है अनोवा के। सो डी मैच होगा हमारा 3 के साथ। और लास्ट सिचुएशन है हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर मीन्स फॉर लार्ज सैंपल्स व्हेन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन और अननोन। लार्ज सैंपल साइज हमारा लार्ज है, ठीक है, 30 से ज्यादा है और स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है या अननोन है तो हमारा जी टेस्ट लगता है। अगर सैंपल साइज छोटा है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं पता तो टी टेस्ट अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा जी टेस्ट अप्लाई होगा। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट मैचिंग जो है हमें ऑप्शन 3 प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे ए 2 के साथ मैच करेगा, बी 4 के साथ मैच करेगा हमारा, सी 1 के साथ मैच करेगा और डी 3 के साथ मैच करेगा। ठीक है जी, सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन 3। चलिए जी अगला सवाल, अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस इन अ प्रॉपर सीक्वेंस टू कंडक्ट द साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड कुछ स्टेप्स यहाँ पर आपको गिवन है, उन्हें प्रॉपर सीक्वेंस में आपको यहाँ पर लगाना है। देखिए कोई भी रिसर्च जो होती है वो सिस्टमैटिक होती है तो सबके लिए प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो होता है। यहाँ पे आपके साथ साइंटिफिक रिसर्च की बात की गई तो साइंटिफिक रिसर्च के स्टेप्स को आपको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। इसके लिए हमेशा ध्यान रखना कि जो रिसर्च का बेसिक प्रोसेस है ना वो आपको याद रखना है, हमेशा आपके माइंड में सेट होना चाहिए जो बेसिक प्रोसेस है रिसर्च का। फिर आपने देखना है कि क्वेश्चन में कौन सी रिसर्च की बात की गई है, ठीक है, फिर उन स्टेप्स को उस बेसिक प्रोसेस के स्टेप्स के साथ रिलेट करना है, तभी आप करेक्टली अटेम्प्ट कर पाओगे। नहीं तो आप घबरा जाओगे कि ये कैसे से स्टेप्स गिवन है, हमने तो कुछ और स्टेप्स पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, तो जो आपका बेसिक प्रोसेस है रिसर्च का वो आपको पता होना चाहिए, जिस रिसर्च की बात की गई है उसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप उन स्टेप्स को क्लियरली अरेंज कर पाओगे सीक्वेंस में। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या स्टेप्स गिवन है हमें। इंडक्शन, मेकिंग प्रिडिक्शन, ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स, टेस्टिंग ऑफ प्रिडिक्शन, डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लेनेशंस। अब साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है, साइंटिफिक रिसर्च बेसिकली इसका मेन एम क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेशंस आपने की है, जो क्वेश्चन आपके माइंड में है उसको एनालाइज करना है। ठीक है, किसी भी नेचुरल फिनोमिना से रिलेटेड कोई भी ऑब्जर्वेशन एस्पेक्ट आपका हो सकता है, लाइक आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि वाई एयर इज इनविजिबल, है ना, तो इस ऑब्जर्वेशन को अब आपने एनालाइज करना है। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आया, सबसे पहले आपने ऑब्जर्वेशन किया फैक्ट का, तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये बनेगा ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स।
ठीक है, क्वेश्चन आपके माइंड में आया, अब इस क्वेश्चन की क्लैरिटी चाहिए, इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इस क्वेश्चन की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन एक फॉर्म ऑफ रीजनिंग होती है जिसमें आप किसी एस्पेक्ट को लेके अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हो, नॉलेज गेन करते हो, ठीक है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हो ऑब्जर्वेशंस और थियोरी से रिलेटेड। ठीक है, तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, इंडक्शन। ठीक है, फिर जो आपने अंडरस्टैंडिंग गेन करी, जो नॉलेज गेन करी, उससे रिलेटेड आप एक्सप्लेनेशंस डेवलप करोगे। तो थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशंस आपके सामने आ गई हैं, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, अब आप क्या करोगे, प्रिडिक्शन बनाओगे, हाइपोथेसिस डेवलप करोगे, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करोगे, हमने पढ़ा हुआ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट, ठीक है ना, प्रिडिक्शन करोगे, और फिर आप क्या करोगे, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे, यानी कि टेस्टिंग ऑफ प्रिडिक्शन। तो लास्ट स्टेप हमारा ये होगा। ठीक है, तो क्या सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स सी आएगा, देन उसके बाद इंडक्शन ए आएगा, देन उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लेनेशंस ई आएगा, उसके बाद मेकिंग प्रिडिक्शंस यानी कि फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस बी, और लास्ट में हमारे पास टेस्टिंग ऑफ प्रिडिक्शन, यहाँ पे आएगा डी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर। ठीक है जी, और यही आंसर हमें ऑफिशियल की में भी प्रोवाइड किया गया है। चलिए जी, फर्दर क्वेश्चंस के डिस्कशन को मैं आपके साथ करने वाली हूँ, सो सेशन को यहाँ पर कंटिन्यू रखेंगे। Question is, which of the following constructs hold true for research analysis and design? Research analysis and design से related कुछ statements यहाँ पर आपको given है और आपको बताना है कि कौन सी statements true है। So first statement, research design is a framework for every stage of the collection and analysis of the data. रिसर्च डिजाइन हमारा प्लानिंग स्टेप होता है रिसर्च प्रोसेस में, है ना, हमारे डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द रिसर्च है, तो रिसर्च डिजाइन जो होता है वो हमारा प्लानिंग वाला स्टेप होता है। फर्दर के जो स्टेप्स होते हैं वो हमारे एग्जीक्यूशन वाले स्टेप होते हैं, जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर हम एनालिसिस करेंगे, है ना। तो वो रिसर्च डिजाइन में हम वो उन फर्दर जितने भी स्टेप्स होते हैं जो हमने एग्जीक्यूट करने हैं उनकी प्लानिंग करते हैं। तो ओवरऑल फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रिपेयर किया जाता है, ब्लूप्रिंट जिसे हम कहते हैं, रिसर्च डिजाइन हमारा एक ब्लूप्रिंट है जिसमें हम फर्दर डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेथड यूज करना है डेटा कलेक्ट करने के लिए, एनालिसिस के लिए कौन सी टेक्निक यूज करनी है, सैम्पलिंग मेथड कौन सा यूज करना है। ठीक है, तो इसीलिए रिसर्च डिजाइन को फ्रेमवर्क, ब्लूप्रिंट बोला जाता है फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द डेटा। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज द चॉइस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स इन अ रिसर्च एक्सपेरिमेंट डिपेंड्स अपॉन क्रॉनबेक अल्फा। क्रॉनबेक अल्फा तो रिलायबिलिटी को मेजर करता है, ठीक है ना। क्रॉनबेक अल्फा इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर करता है कि लेट्स से कि आपके क्वेश्चनेयर में 4 वेरिएबल्स हैं, उन चारों वेरिएबल्स में 5-5 स्टेटमेंट्स हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट्स इसी वेरिएबल को टेस्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, क्या ये स्टेटमेंट्स जो है इसी वेरिएबल के अंडर फॉल करते हैं या नहीं करती, क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू हमें वो बताती। ठीक है, रिलायबिलिटी को मेजर करता है, और इसकी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है वो 0.7 होती है। क्रॉनबेक अल्फा की जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है वो 0.7 होती है, यानी कि 0.7 एक्सेप्टेबल वैल्यू, अगर 0.7 से ऊपर है 0.8 0.9 तो वो गुड और एक्सीलेंट में कवर होता है, और अगर 0.7 से नीचे होती है तो उसे क्वेश्चनेबल या पुअर में कवर करते हैं, और 0.5 से ही बिल्कुल नीचे है तो अनएक्सेप्टेबल होती है। ठीक है, तो क्रॉनबेक अल्फा रिलायबिलिटी को मेजर करता है, ना कि हमें ये बताता है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स के बीच में आपको चॉइस कैसे करनी है। राइट जी, सो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट्स एज अ सोर्स ऑफ डेटा इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर क्वालिटेटिव स्टडी। बिल्कुल, एक्सपेरिमेंट्स हमारे लेबोरेटरी टेस्ट प्रोसीजर वाले होते हैं, तो ये मेनली हमारा क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ है कि एक्सपेरिमेंट्स एज अ सोर्स ऑफ डेटा इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर क्वालिटेटिव स्टडी बिकॉज इट इज अप्रोप्रिएट फॉर द क्वांटिटेटिव स्टडी। नेक्स्ट इज, plagiarism is the failure of researcher to acknowledge the borrowed material in his her publication। बिल्कुल, plagiarism एक unethical research practice है, जब आप किसी और पर्सन के कंटेंट को बोरो करते हैं, स्टील करते हैं, कॉपी करते हैं विदाउट एक्नॉलेजिंग और विदाउट रेफरिंग, उसे plagiarism बोलते हैं। तो यहाँ पर डी स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। Next is, content analysis is a method commonly used in qualitative research to aid data collection। बिल्कुल, content analysis का मतलब क्या है कि जो content already हमारे पास present है किसी भी फॉर्म में, oral फॉर्म में, visual फॉर्म में, text की फॉर्म में, उसकी जब हम analysis करते हैं तो उसे content analysis बोला जाता है, और ये mainly जो है हमारा qualitative research के लिए यूज किया जाता है। जैसे बाकी के रिसर्च मेथड्स हैं, कंटेंट एनालिसिस भी एक रिसर्च मेथड है। ठीक है जी, तो ई स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। सो अकॉर्डिंगली हमारे पास ए स्टेटमेंट, हमारे पास सी स्टेटमेंट, डी स्टेटमेंट और ई स्टेटमेंट करेक्ट है। सो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 3, ए सी डी एंड ई। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ हाइपोथेसिस टेस्ट
Alpha is equal to 0.05, that is level of significance is 0.05, and beta is equal to 0.10. The power of test is, so we need to find the power of test. What is power of test? Power of test is the probability of correctly rejecting the type 2 error. Power of test indicates that how much there is a power in the hypothesis testing, how much there is a strength in the test to reject the type 2 error. And the formula to calculate the power of test is 1 minus beta. And beta given in the question is 0.10. So 1 minus 0.10 comes out to be 0.90. So the correct answer here is going to be option B, that is power of test is 0.90. Now question number 3, for testing of hypothesis, null hypothesis is M1 is equal to M2 and H1, that is alternate hypothesis, is M1 is less than M2. The critical value of Z at 5% level of significance when size of sample is more than 30. Now in this particular question, we need to tell the critical value at 5% level of significance. So to find the critical value, first we should know whether it is one-tailed test or two-tailed test, right? And in previous question, I have told you that on the basis of alternate hypothesis, we decide whether it is one-tailed or two-tailed. Right. So in this particular question, the alternate hypothesis is given as M1 is less than M2. So this sign indicates that it is one-tailed test and moreover left tail. Right. So we have identified that we have to put the one-tailed test. Right. Now we need to tell the critical value at 5% level of significance for one left-tailed test. So for this, we look forward to the column of one left tail test only for the critical value. So this is the column for one left tail test. This sign indicates that we have to apply the one left tail test, right? So you can see here that 5% level of significance, the critical value is 1.645, and in more refined way it is minus 1.645. So the correct answer is going to be option C here. Rather in options we are not given with the minus sign, but from the options we have to choose. So option C is going to be the correct answer here. And please keep in mind the critical value for at least 1% and 5% level of significance for both the cases for the examination, right? चलिए जी, तो इसी के साथ हमारी आज की डिस्कशन यहाँ पर कंप्लीट होती है। एंड गाइज, अगर आपको आज के सेशन का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारी ऐप या वेबसाइट पे फ्री यूनिट स्नैपशॉट कोर्स के अंदर मिल जाएगा। आप हमारी ऐप या वेबसाइट पर साइन अप करके इस कोर्स में फ्री में एनरोल कर सकते हैं और वहीं आपको इस सेशन का पीडीएफ भी मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन से जरूर बेनिफिट हुआ होगा। इनफैक्ट अगर किसी टॉपिक को लेकर आपका डाउट था वो भी आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आज के एमसीक्यूज डिस्कशन के थ्रू। तो चलिए यहाँ पर मैं आपसे विदा लेती हूँ। विल मीट सून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।